साल 2061 जब जापान अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज और घटती पॉपुलेशन की वजह से तबाह हो गया था। जापान अब बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्रीज के लिए एक आसान शिकार बन गया था और सब उसे हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। इस लड़ाई में अमाई नाम के रोबोट हथियार भी शामिल हो गए थे, जिससे जापान की हालत और भी खराब हो गई थी। ये कहानी सिपा की है। एक दिन सिपा और उसके दोस्तों को एक टूटा हुआ अमाई मिला। सबने उसमें से जो भी काम की चीजें थीं वो निकाल लीं और वहां से निकल गए। सब मिलकर बात करने लगे कि इन पार्ट्स का क्या इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सिपा ने कुछ नहीं बताया, हालांकि उसी ने सबसे ज्यादा पार्ट्स लिए थे। जब सिपा को उसके घर के पास छोड़ा गया तो उसी समय सबको एक ग्रुप ऑफ जापानीज लोगों और कुछ फॉरेन सोल्जर्स के बीच लड़ाई की आवाज सुनाई दी, लेकिन सिपा ने कोई ध्यान नहीं दिया और घर के अंदर चला गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस जमाने में जापान में पैदा होना बिल्कुल जूस की तरह था। लोगों को नीची नजर से देखा जाता था और चाहे कितना भी टैलेंट या पैसा हो, जॉब मिलना मुश्किल था। सिपा खुद से पूछता है कि जीने का क्या फायदा। उदास होकर सिपा फिर से पहाड़ पर कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इस बार वो अकेला गया क्योंकि उसे अपने दोस्तों के नाम या घर का पता नहीं मालूम था। वो बस उन 3 लोगों को रोबोट्स पसंद करने वाले एक ग्रुप के जरिए जानता था। उसके लिए इतना रिश्ता ही बहुत था। सिपा अपनी छुपाई हुई अमाई के पार्ट्स लेने गया। पूरे दिन भटकने के बाद सिपा रात में घर लौटा, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। डर और जिज्ञासा दोनों के साथ सिपा ने अपना मिलिट्री वाला फावड़ा लिया और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ गया। झाड़ियों के पीछे एक बॉक्स था जिसमें से आवाज आ रही थी। उसने खुद को गई बताया, माइनस एक ऐसा एआई जो अपनी सोच और लाइफ रखता था। सिपा को कोई पंगा नहीं चाहिए था, इसलिए उसने वहां से जाने का सोचा, लेकिन गई ने उसके मन की बात पढ़ ली और उसे डांटना शुरू कर दिया। उसे यह भी मालूम था कि सिपा ने अमाई का कम्युनिकेशन डिवाइस छुपाया हुआ है। गई ने सिपा से उसे बचाने की गुजारिश की क्योंकि उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। तभी उसने सिपा को वहां से भागने को कहा क्योंकि कोई आ रहा था। जल्द ही एक मिलिट्री गाड़ी वहां आ पहुंची। उन्होंने सिपा को पकड़ लिया और पूछा कि वो इतनी रात को क्या कर रहा है। सिपा ने शांति से जवाब दिया कि वो फायरफ्लाइज को देख रहा था। उन्हें यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये एक ऐसा इलाका था जहां जंग के बाद अमाई की लाशें पड़ी थीं और उन्हें पता चला था कि कुछ लोग वहां से इक्विपमेंट चोरी कर रहे हैं। 2 सोल्जर्स ने सिपा की आईडी चेक करने को कहा। सिपा एक अनाथ था और अपनी प्रॉपर्टी और सरकारी हेल्प से जी रहा था। हालांकि उसका रिकॉर्ड साफ था, फिर भी उन्होंने उसका बैग तलाशी के लिए छीन लिया। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब सब ठीक हो गया तो सिपा वापस आया, गई को लिया और एक पुरानी फैक्ट्री में गया। इस जगह को उसने अपनी सीक्रेट जगह बना रखा था। एक सिक्योरिटी गेट के पीछे एक अमाई था और सिपा ने गई को चार्ज करना शुरू कर दिया। एआई ने हैरानी से पूछा कि क्या उसने ये अमाई अकेले बनाया था। सिपा ने बताया कि उसे ये फैक्ट्री एक पुरानी बिल्डिंग की तरह मिली थी। जब वो अंदर गया तो सारे औजार वहीं थे। सिपा को सीक्रेट रूम खोलने में बहुत टाइम लगा और जब उसने उसे खोला तो अमाई वहीं पड़ा था। हालांकि इसकी बनावट अजीब थी क्योंकि इसमें कंट्रोल डिवाइस नहीं था और सिपा तब से ही इसे जानने में लगा हुआ था। यह इस टूटे हुए समय में सिपा की इकलौती खुशी थी। गई ने सिपा के शौक की तारीफ की। अचानक उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो सिपा ने कभी नहीं सोचा था। जब यह अमाई काम करने लगेगा तो वो क्या करेगा? सिपा चुप रहा। उसकी चुप्पी देखकर गई ने कहा कि अगर वो सिर्फ शौक के लिए ऐसा कर रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब बॉर्डर वॉर हो रही थी तब भी लोग 2 रोबोट्स को लड़ते हुए देखने के लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते थे। यह सब सिर्फ उनके शौक और मजे के लिए था। सिपा ने उसे बीच में रोक दिया। वो वहां से जाने से पहले सिग्नल ब्लॉकिंग चालू कर देता है, गई को चार्ज करने के लिए छोड़ देता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है गई काम में लग जाता है। वो पूरी फैक्ट्री को स्कैन करता है और मशीनों को कुछ तैयार करने के लिए कंट्रोल करता है। सिपा के जाने के 3 दिन हो गए थे। लगातार बारिश हो रही थी जिससे वो बहुत परेशान था। उसे डर था कि कहीं गई फैक्ट्री की सारी बिजली ना खा जाए। अगले दिन आमी ने सिपा के दोस्तों को अमाई के पार्ट्स से गाड़ी मॉडिफाई करते हुए पकड़ लिया। कमांडर ने उन तीनों को टेररिस्ट समझा और सिपा की फोटो दिखाकर कहा कि अगर उन्होंने जानकारी नहीं दी तो उन्हें मार दिया जाएगा। उसी समय सिपा अपना हेडफोन ठीक कर रहा था, तभी गई ने सिग्नल पकड़ लिया और उसे तुरंत घर से भागने के लिए कहा। उसी समय सोल्जर्स वहां आ पहुंचे। जब उन्हें सिपा नहीं मिला तो उन्होंने आसपास के कैमरों की जांच की। सिपा फैक्ट्री पहुंचा और देखा कि गई ने अमाई को पूरा कर दिया था, लेकिन सिपा को ज्यादा देर हैरान होने का मौका नहीं मिला क्योंकि सोल्जर्स वहां पहुंच चुके थे। कैमरों के जरिए उन्होंने देखा कि ओशियानिया के 2 रोबोट्स और सिपा के तीनों दोस्तों को बंदी बना लिया गया था। कमांडर ने सिपा को बाहर आने को कहा क्योंकि वो उसे एक टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा समझ रहा था। तीनों दोस्त सफाई देते रहे कि वे बस कारें मॉडिफाई करने वाले लड़के हैं, लेकिन कमांडर ने नहीं सुना और उन पर बंदूकें तान दी। सिपा बाहर आने की सोच रहा था, लेकिन गई ने उसे रोक दिया। क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में रहना चाहते हो या लड़कर मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढोगे? एक पिंजरे में बंद मछली बनोगे या एक मछली जो ड्रैगन बन जाती है? अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो इसे चलाओ। बिना देर किए सिपा ने गई के साथ अमाई को चलाना चुना। जब कमांडर ने कोई हरकत नहीं देखी तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिपा अमाई के अंदर गया और गई को एक चाबी की तरह उसमें डाला।
कुछ सेकंड्स के एनालिसिस के बाद इस अमाई का नाम केनबू पड़ा। रेटिना स्कैनिंग शुरू हुई और सिपा को बाहर की सब कुछ दिखने लगा। गई एक प्यारे से रूप में सामने आया। कॉकपिट में थोड़ा एडजस्ट होने के बाद सिपा ने अमाई को इंसान के रूप में बदल दिया। गई के कहने पर केनबू सबकी हैरानी के बीच बाहर आया। सिपा उड़कर एक अमाई पर पंच मारता है, फिर उसे उठाकर दूसरे पर फेंक देता है। हालांकि दुश्मन ने भी वापस फायरिंग की, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा और छुपना पड़ा। उन्होंने लगातार गोलियां चलाईं, जिससे वो मुश्किल में पड़ गया। एक और अमाई पीछे से आया और केनबू को बीच में फंसा लिया। इस हालत में गई ने सिपा से उसकी फाइनल स्किल्स का इस्तेमाल करने को कहा। अपनी आंखों में जोश के साथ उसने सिपा से कहा कि वो स्किल का नाम जोर से और शानदार तरीके से चिल्लाए। जब दोनों अमाई उस पर हमला करने लगे तो सिपा ने डिजाइन कैनन चिल्लाया और अपने हथियार से एक अमाई को छेद दिया। उसने तुरंत पीछे से हमला करने वाले अमाई को पकड़ा और उसके हाथ से दूसरे वाले को मारा। ये पहली बार था जब सिपा को लगा कि वो सच में जिंदा है। तुरंत एक सोल्जर ने सिपा के 3 दोस्तों को बंदी बना लिया और उसे सरेंडर करने के लिए कहा। यह देखकर गई ने सिपा से कहा कि वो इसे संभाल लेगा। फिर उसने अपनी आवाज बदल दी और कहा कि वे तीनों सिर्फ सिपा के लिए एक टूल थे। उसने केनबू को ठीक करने के लिए उनसे सामान इकट्ठा करवाया। जब ये बन गया तो वे अब काम के नहीं रहे। इसके अलावा गई ने कमांडर को भी डांटा। उसने कहा कि कमांडर असली टेररिस्ट को नहीं पकड़ पाया और सिर्फ बेगुनाह लोगों को पकड़ रहा है और सजा दे रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। ये कहने के बाद वे दोनों वहां से चले गए। उस शानदार धमकी के बाद अब उन्हें छुप छुप कर रहना पड़ रहा था। उस रात सिपा ने रुककर केनबू को चेक किया। उसने अपना फोन चेक किया तो देखा कि वो टेररिस्ट होने के आरोप में वांटेड था, लेकिन उसे इतनी भूख लगी थी कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। सिपा ने पूछा कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। गई ने कहा कि उन्हें सीटो इनलैंड सी पार करके ओकुयामा जाना होगा, क्योंकि वो इलाका ओशेनिया आर्मी के कंट्रोल से बाहर था, तो वहां उनकी तरफ कम ध्यान दिया जाएगा, और अगर फिर भी उनका पीछा किया जाता है तो वे विदेश चले जाएंगे। ये सब सुनकर सिपा को भी यह आइडिया सही लगा और वो सोने चला गया ताकि उसे ताकत मिल जाए। अगली सुबह सिपा को केनबू को छुपाना पड़ा, क्योंकि गई ने कहा कि उसे आराम करना है। एक दिन में बहुत ज्यादा जानकारी को प्रोसेस करने के बाद उसे ओवरलोड होने से बचने के लिए सोना जरूरी था। केनबू को छुपाने के बाद सिपा कुछ खाने के लिए ढूंढने गया, क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया था। वो एक गार्डन के पास गया जहां बहुत सारी सब्जियां थीं। उसने सोचा कि जब वो पहले से ही एक वांटेड टेररिस्ट है तो एक और छोटा मोटा क्राइम करने में क्या हर्ज है। तो वो गार्डन में गया और एक टमाटर तोड़ा। जैसे ही वो उसे खाने वाला था तभी गार्डन का मालिक हाथ में हंसिया लिए वहां आ गया। सिपा डर गया और सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। मालिक ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा। फिर उसने सिपा से उसकी मदद करने को कहा और बदले में उसे खाना खिलाने का वादा किया। अच्छे मालिक के कहने पर सिपा ने बहुत सारी सब्जियां तोड़ी। दोपहर तक उसे ठंडे पानी में रखे ठंडे टमाटर खाने को मिले। खाने के बाद मालिक ने उसे बीज बोने में मदद करने को कहा। हालांकि वो थक गया था, सिपा ने बहुत मजा किया, क्योंकि ये सब उसके लिए नया था। वो हमेशा शहर में रहा था, तो इस तरह का एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत कीमती था। मालिक ने ये सब देखा और सिपा को अपने घर आने को कहा। उसकी पत्नी बाहर आई और मालिक का स्वागत किया। मालिक ने अपनी पत्नी से मेहमान के लिए खाना बनाने को कहा। वो खुशी से मान गई और सिपा से पहले नहाने को कहा। नहाने के बाद उस कपल ने उसे बहुत बढ़िया खाना खिलाया। सिपा ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये फास्ट फूड से बिल्कुल अलग था जो वो हमेशा खाता था। इससे सिपा को बहुत खुशी मिली। खाने के बाद सिपा ने चाय पी। तभी टीवी पर सिपा की वांटेड न्यूज आई। वो कुछ कह नहीं पाया। तभी मालिक ने कहा कि उनका भी एक बेटा था जो दुर्भाग्य से बॉर्डर वॉर में मर गया। उन दोनों ने एक साथ फिशिंग करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने अपनी नाव को तब से ही छोड़ रखा था। मालिक ने कहा कि अगर उसे उसकी जरूरत है तो वो उसे दे देंगे। उन्हें पता था कि सिपा टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि कोई टेररिस्ट चोरी करते हुए पकड़े जाने पर इतना विनम्र होकर माफी नहीं मांगता। इसके बजाय उसने उनकी मदद भी की। मालिक ने कहा कि इस मुश्किल समय में लोगों पर से भरोसा नहीं खोना चाहिए और वो उसे वो भरोसा देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सिपा यहाँ है उसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सिपा बहुत इमोशनल हो गया और बार बार उनका शुक्रिया अदा करने लगा। मालिक की पत्नी ने उस अजीब माहौल को ठीक करने के लिए कहा कि वो सिपा के कपड़े सूख गए हैं या नहीं ये देखने जाती है। सिपा ने भी मदद करने की बात कही। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मालिक ने सिपा को छुपने के लिए कहा और बाहर जाकर टाउन के पुलिस चीफ से मिले। वो यहाँ ये देखने आया था कि कहीं कोई टेररिस्ट छिपा तो नहीं है। मालिक ने पक्के इरादे से कहा कि यहाँ कोई नहीं है। हालांकि पुलिस ऑफिसर ने सिपा के जूते देख लिए थे, लेकिन मालिक की इज्जत की वजह से ऑफिसर ने भी अनदेखा कर दिया। उस रात गई ने सिपा से कांटेक्ट किया। उसने सब कुछ सुन लिया था और उसे यह भी पता था कि पुलिस ऑफिसर ने जानबूझकर अनदेखा किया था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि अगर वे यहां रुके तो बूढ़े कपल के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए अगली सुबह सिपा ने एक विदाई लेटर के साथ वहां से जाने का फैसला किया। लेटर में उसने उन्हें बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उसने खाने और उनकी गर्मजोशी वाली बातों के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया। उसने उनकी नाव उधार लेने की भी परमिशन मांगी। उसने कहा कि जब सब ठीक हो जाएगा तो वो वापस आएगा।
इसके अलावा सिपा ने घर को अस्त व्यस्त कर दिया ताकि ऐसा लगे कि उसने उन दोनों पर हमला किया था और उन पर कोई शक न हो। फिर सिपा ने नाव को गई से जोड़ा और अपना सफर शुरू किया। फिर भी सिपा को ये सोचकर बुरा लग रहा था कि उस पर इतने सारे क्राइम का इल्जाम लग रहा था जो उसने नहीं किए थे। गई ने कहा कि कोई बात नहीं, चाहे उस पर कितने भी आरोप लगे, बस उन्हें बेगुनाह साबित करना होगा। ये सुनकर सिपा को सुकून मिला और वे निकल पड़े। गई ने कहा कि वे बस कुछ ही मिनटों में दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे और सामने का इलाका बॉर्डर वॉर जोन था। इससे पहले कि वो तैयार होता, गई ने बताया कि वे एशियन आर्मी से घिर चुके हैं। उन्होंने उन्हें घेरने के लिए टीम बनाई थी। गई ने पूरे इलाके को स्कैन किया और कम से कम 12 रोबोट्स को देखा। अब भागना मुश्किल था तो उनके पास सिर्फ आगे बढ़ने का ही रास्ता था। गई ने कहा कि सिपा ने ओशेनिया को हरा दिया है और अब अगर वो एशियन आर्मी को भी हरा देगा तो वो एक हीरो बन जाएगा। हालांकि सिपा को ये नहीं चाहिए था, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो उसका जोश बढ़ जाता था। जब एशियन आर्मी ने फायरिंग शुरू की तो केनबू ऊपर उछल गया और गई की कैलकुलेशन के हिसाब से पास के एक टूटे पुल पर उतर गया। दोनों आगे बढ़ते रहे। केनबू ने दौड़कर एक अमाई को नीचे गिरा दिया। सिपा ने उसे ढाल बनाया और दोनों को पानी में धकेल दिया। सिपा में एक नया जोश भर गया था। उसने आगे बढ़कर 2 और अमाई को गिरा दिया। कमांडर केनबू की फुर्ती देखकर हैरान रह गया। इस बीच सिपा और गई ने 4 दूर के दुश्मनों को देखा। केनबू ने निशाना लगाया और 2 को लात मारकर गिरा दिया। फिर एक आते हुए अमाई की बंदूक छीन ली, लेकिन हथियार के लिए आईडी वेरिफिकेशन की जरूरत थी, इसलिए वो काम नहीं आया। कोई बात नहीं, सिपा ने बंदूक के हैंडल से ही उस अमाई के सिर पर वार कर दिया। तभी दुश्मन की तरफ से और फौज आ गई। वे चारों तरफ से घिर गए। गई ने भागने का रास्ता तलाशा। उसे पास में एक हाई पावर बैटरी दिखी जिसमें थोड़ी सी आग लगने पर भी जबरदस्त धमाका हो सकता था। दुश्मन के हमला करने का फायदा उठाकर सिपा ने कुछ बैटरीज को गोलियों की बारिश में फेंक दिया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटों का फायदा उठाकर दोनों भाग निकले, लेकिन एशियन आर्मी ने गोलियां चलाना जारी रखा और एक गोली केनबू के पैर में लगी, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने तुरंत सिपा को घेर लिया और पकड़ लिया। फिर उन्होंने कॉकपिट पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी ताकि उसे तबाह कर सकें और सिपा को मार सकें, लेकिन केनबू इतना मजबूत था कि पहले वार में उस पर कोई असर नहीं हुआ। कमांडर ने सिपा को मारने तक फायरिंग जारी रखने का हुक्म दिया, लेकिन इससे पहले कि वे दोबारा फायर करते, एक स्नाइपर ने दूर से ही एक दुश्मन को मार गिराया। एशियन आर्मी तुरंत अलर्ट हो गई, लेकिन इतनी दूर से जहां एक पूरी पहाड़ की रेंज थी, स्नाइपर ने हर टारगेट पर सही निशाना लगाया और एक एक करके सारे अमाई को गिरा दिया। जब सब गिर गए तो दूसरी तरफ का पायलट सिपा से कांटेक्ट करता है। वो उसे उस जगह का पता बताता है जहां उसे पहुंचना था और उसे पासवर्ड भी देता है। फिर वो स्मोक बॉम्ब्स की 2 गोलियां चलाता है, जिससे केनबू को भागने का मौका मिल जाता है। ये स्मोक जैमिंग करने वाली थी, इसलिए एशियन आर्मी सिपा की जगह का पता नहीं लगा पाई। बाद में सिपा अपने बचाने वाले से मिला। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने गई का भी इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन गई थोड़ा चिढ़ गया क्योंकि वहां उसके जैसा एक और एआई था और उस पायलट का एआई भी उन दोनों का स्वागत करता है। फिर वे चारों एक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में बैठकर चले जाते हैं। दूसरे एआई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका नाम के था और वो गाशी नाम के पायलट का था। गई तुरंत आसपास की जगह को स्कैन करने लगा। के ने बताया कि ये रास्ता बॉर्डर वॉर से पहले बनाया गया था और ये एक हाईवे प्रोजेक्ट का बचा हुआ हिस्सा था। इसे निजी पैसों से और सीक्रेट तरीके से बनाया गया था, इसलिए दुश्मन को इसका पता नहीं था और वे यहां से सुरक्षित जा सकते थे। अब सिपा की बारी थी। उसने पूछा कि गाशी कौन है। शांत और गंभीर गाशी ने बताया कि जापानी लोग अमाई चला रहे हैं और जापान को वापस लाने के लिए अपनी खुद की सेना बना रहे हैं। गाशी ने अपने संगठन का नाम यता गरासू बताया। गई ने कहा कि सिपा को असली टेररिस्ट मिल गए हैं। फिर उसे यता के कैंप में ले जाया गया। वहां वह कुछ मेंटेनेंस टेक्नीशियन से मिला। हालांकि वे उसे फेमिनिन कहकर मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने केनबू की मरम्मत का काम ले लिया। फिर एक और आदमी वहां आया। उसने अपना इंट्रोडक्शन रिसा के रूप में दिया। उसने उसे यता के दूसरे स्क्वाड के कमांडर कुमाई से मिलवाया। कुछ देर के इंट्रोडक्शन के बाद कुमाई ने सिपा से कुछ सवाल पूछे जो किसी इंटेरोगेशन की तरह लग रहे थे, जैसे क्या तुम्हारे कोई टीममेट्स हैं या क्या तुमने केनबू को अकेले बनाया। यहां तक कि उसने ये भी पूछा कि क्या गई को भी सिपा ने ही प्रोग्राम किया था। इन सवालों से थोड़ा परेशान होने के बाद भी सिपा ने शांत होकर जवाब दिया कि जब उसे केनबू मिला तो वो उसी हालत में था। उसने सिर्फ इसे जोड़ा और रिपेयर किया और उसे नहीं पता था कि वो चलेगा या नहीं। गई उसे जंगल में मिला था और जब उसने गई को केनबू में डाला तो वो काम करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद कुमाई ने कहा कि केनबू यता की प्रॉपर्टी है। इसका एक जुड़वां भाई भी है जिसे अमाई नामक जोहान से बनाया गया है, जिसे अब गाशी चला रहा है। कमुई ने यह भी बताया कि जब वे इसे पहली बार लाए थे तो ये इसलिए चालू नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक पार्ट की कमी थी। वो पार्ट केनबू को जल्द ही मिलने वाला था, लेकिन पायलट और उसे चला रहे एआई पर हमला हो गया था। इसी वजह से केनबू तब तक सोता रहा जब तक कि सिपा ने उसे नहीं चलाया। ये सब सुनकर गई चिढ़ गया और पूछा कि क्या यता केनबू को वापस ले लेगा, लेकिन कुमाई ने कहा कि ऐसा करना सिपा के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए स्क्वाड कमांडर के पास उसके लिए एक बेहतर ऑफर था।
वो उनके साथ शामिल हो जाए। उन्होंने बताया कि वे टेररिस्ट नहीं है जैसा कि खबरों में बताया गया है, बल्कि वे एक रेबल आर्मी है। वे कोई गलत काम नहीं करते, इसलिए वे टेररिस्ट नहीं है। इसके अलावा जब वे सिपा की रिपेयरिंग और लड़ने की स्किल्स को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उनके लिए एकदम सही है। सिपा हिचकिचाता है क्योंकि उसे लोगों को मारना पड़ेगा। गाशी को गुस्सा आता है क्योंकि केनबू कोई खिलौना नहीं है बल्कि एक युद्ध का हथियार है। वो उसे एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें बहुत से जापानी लोगों का कत्लेआम हुआ था और उसके पास उन्हें बचाने की ताकत है, लेकिन फिर भी वो हिचकिचा रहा है, जो कायरता है। सिपा के चेहरे पर कोई बदलाव न देखकर गाशी गुस्से में चला जाता है। कुमाई ने उसे गाशी को माफ करने के लिए कहा क्योंकि गाशी के पिता जापान को वापस लाने के लिए दृढ़ थे, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। गाशी का गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहता है। सिपा के फैसले पर वापस आते हुए कुमाई ने कहा कि अगर वो मना करता है तो कोई बात नहीं, वे उसे अपना सिटीजनशिप वापस पाने में मदद कर सकते हैं और एक अलग नाम और पहचान के साथ उसे एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। बदले में उसे केनबू वापस देना होगा। इन शर्तों को सुनकर सिपा चुप हो गया और बोला कि वो इस बारे में सोचेगा। वो बाहर जाकर बैठ गया। तभी रिसा उसे ढूंढती हुई आई और उससे बात करने लगी। सिपा ने पूछा कि उसने रेबल आर्मी में क्यों ज्वाइन किया। उसने बताया कि पहले उसकी एक फैमिली थी, लेकिन एशियन आर्मी की एक मिलिट्री गाड़ी से हुए एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में वे सब मारे गए। अपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा। इसके बजाय उन्होंने रिसा के परिवार पर अपनी सेना को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया और मुआवजा मांगा। ये सोचकर उसे आज भी उन पर बहुत गुस्सा आता है और उसे यकीन है कि जापान में उसके जैसे बहुत लोग हैं जो ऐसा ही महसूस करते हैं। इसलिए उसने जापान को वापस लाने के लिए ये ज्वाइन किया। यहाँ के बाकी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन सिपा के पास शामिल होने का कोई कारण नहीं था। उसके माता पिता बीमारी से मरे थे जिसका सेना से कोई लेना देना नहीं था। शुरू में उसने केनबू को बनाने को एक शौक समझा, लेकिन जब उसने केनबू और गई के साथ लड़ाई की तो लोहे के टकराने से उसे एक एक्साइटमेंट महसूस हुआ, लेकिन मौत के करीब आने पर वो बहुत डर गया। उस पल को याद करके वो सिकुड़ गया। तभी रिसा ने उसे ढांढस बंधाया। उसने बताया कि उसे इयता में शामिल होने के लिए मनाने के लिए भेजा गया था, लेकिन अगर उसका भाई इस हालत में होता तो वो उसे भाग जाने और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की सलाह देती। वो चाहती थी कि वो खुद की कद्र करे। अगर कोई साथ न हो तो इंसान खुश नहीं रह सकता। अपने सारे अनुभवों और बूढ़े कपल के बारे में सोचकर उसने एक फैसला लिया। उस रात कुमाई ने हेडक्वार्टर्स से मिली खबर दी कि एशियन आर्मी ने केनबू को बचाने के बाद अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। वे दुश्मन की सप्लाई लाइंस को काटने का अपना प्लान रोक देंगे और हेडक्वार्टर्स लौटाएंगे। सिपा के बारे में रिसा को यकीन नहीं था कि वो शामिल होगा या नहीं, और गाशी को अभी भी उसकी कमजोरी पसंद नहीं थी। अगली सुबह वो उसे ट्रेनिंग के लिए जगाता है। वो उसे उस दिन की ट्रेनिंग की लिस्ट दिखाता है। उसे मना करने का मौका दिए बिना वो ट्रेनिंग शुरू कर देता है और सिपा को उसका पीछा करने के लिए मजबूर कर देता है। रिसा गई को उन पार्ट्स को दिखाती है जो केनबू में लगाए जाएंगे। उस दोपहर सिपा अपनी एमिंग की प्रैक्टिस करता है। गाशी ने कहा कि ये सिर्फ उसकी शुरुआत है और फिर चला गया। शाम को सिपा गई से केनबू की भव्यता के बारे में बात करते हुए सो जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। अगले दिन गाशी उसे फिर ट्रेनिंग के लिए खींच ले जाता है। उस शाम वो इतना थक गया था कि खाना भी नहीं खा पाया। सबने ये देखा और उसका हौसला बढ़ाया। किसी ने उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक भी बनाया। वो उसे पीकर सो जाता है। अगले दिन उसे फिर से ट्रेनिंग के लिए उठाया गया। गई रोज केनबू को परफेक्ट होते हुए देखता था। सिपा भी धीरे धीरे खुद को परफेक्ट कर रहा था। आज गाशी ने उसे जल्दी छोड़ दिया। जब वो कपड़े बदलने गया तो रिसा ने उसे केनबू देखने के लिए बुलाया। उसे नई आर्मर, एक तलवार और एक कैनन से लैस किया गया था। सिपा को प्रोफेशनल्स की कारीगरी देखकर हैरानी हुई। रशा से कुछ देर बात करने के बाद वे पास के झरने में नहाने गए। रशा ने उसके सामने अपने कपड़े उतारे। उसकी झिझक देखकर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे पानी में खींच लिया। ठंडे पानी ने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी। फिर वे दोनों बात करने लगे। रेसा ने कहा कि वे कल यहां से हिरोशिमा के लिए निकलेंगे और पूछा कि क्या उसने फैसला ले लिया है। उसने कहा कि वो अभी भी लड़ने से डरता है, लेकिन उन लोगों के साथ रहकर उसे पता चल गया कि वे बुरे लोग नहीं हैं, इसलिए वो उनके साथ जाएगा। वो केनबू के साथ सीखना और लड़ना चाहता था। रेसा बहुत खुश हुई और उसके सिर पर हाथ फेरा। उस रात उसने गई को अपने फैसले के बारे में बताया। उसने कहा कि वो हमेशा उसका साथ देगा क्योंकि उसने उसे बचाया था। रेसा ने सिपा के फैसले के बारे में कुमाई को बताया। अगले दिन गई और सिपा ने नए केनबू को टेस्ट किया। सबकी अपग्रेड्स और मेंटेनेंस की वजह से वो ज्यादा तेज और फुर्तीला था। एक ही बार में उसने एक बड़ा पत्थर काट दिया। टेस्ट के बाद सिपा केनबू से बाहर आया और गाशी से मिला। उसने केनबू में हुए अपग्रेड्स पर अपनी हैरानी जताई। उसके बाद गाशी ने केनबू को चलाने के लिए सिपा की जगह ले ली। गाशी को केनबू के बारे में जानना था ताकि अगर सिपा मर जाए तो वो उसे संभाल सके, और सिपा को भी ऐसा ही करना चाहिए। फिर दोनों ने एक दूसरे के अमाई से मॉक बैटल शुरू कर दिया। गाशी का अमाई जोहन था जिसे के चला रहा था। दोनों की लड़ाई काफी बराबर की थी।
हालांकि गई बहुत कुछ बोल रहा था जिससे गाशी को परेशानी हो रही थी, फिर भी वो सिपा की हर अटैक से बच रहा था। के ने सिपा को सलाह दी कि जब उसका दुश्मन उसे मात दे रहा हो तो उसे अपने हथियार बदलने चाहिए, लेकिन सिपा को डर था कि अगर वो ज्यादा सीरियसली लड़ेगा तो केनबू पर खरोंच आ जाएगी। उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर गाशी उसके करीब आ गया। तभी के ने सिपा को अपने हथियार को एक ढाल में बदलने को कहा। फिर उसने एक छोटी सी नाइफ निकाली और केनबू के हथियार को दूर फेंक दिया। फिर उसने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन गाशी ने एक और ब्लेड निकाली और जोहन के कंधे पर मार दी। ये लड़ाई एक ड्रॉ में खत्म हुई। गाशी ने सिपा को एक पायलट के रूप में मान लिया। तभी कैंप पर हमला हो गया। एक काले रंग का अमाई उनकी तरफ आ रहा था। वो अमाई के पार्ट्स ले जा रहे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स पर हमला करता है। जब वो ये काम कर लेता है तो वो रेबल आर्मी की तरफ बढ़ता है। जब वो अपनी बड़ी आर्म को नीचे करने वाला था तो केनबू ने उसे रोक दिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गई ने अमाई के गर्म होते हुए आर्म पर ध्यान दिया। उसके पास इसके बारे में कोई डेटा नहीं था, इसलिए उन्हें सावधान रहना था। तभी रिसा वहां मदद के लिए पहुंची। उसने कुछ गोलियां चलाईं, तभी अमाई तुरंत उसके पास आ गया और एक ही वार में उसे मार दिया। रिसा की अचानक मौत से सिपा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। गई ने उसे वापस मुड़ने और काले अमाई के हमले से बचने के लिए कहा। कुमाई ने सिपा और गाशी को तब तक लड़ने के लिए कहा जब तक कि वो सबको वहां से निकाल नहीं देता। गाशी को एहसास हुआ कि ये वही अमाई था जिसने उसके पिता को मारा था और वो के मना करने के बावजूद उस पर हमला कर देता है। उसी समय उसे अपने पिता के साथ की यादें आती हैं। उस दिन गाशी ने अपने पिता से प्रैक्टिस मशीन की जगह जोहान को चलाने की परमिशन मांगी। उसके पिता मान गए क्योंकि कोई खतरा नहीं था, लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद एक अमाई ने गाशी के पिता की टीम पर हमला कर दिया। जब वो उन्हें ढूंढने गया तो उसने देखा कि उसके पिता मारे जा चुके थे। गाशी ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई। के ने गाशी को शांत रहने के लिए कहा क्योंकि जोहन को चलाने के लिए उसका दिमाग स्थिर नहीं था। ब्लैक अमाई ने गाशी पर हमला करने के लिए अपना हथियार उठाया। केनबू तुरंत मदद के लिए आ गया। इसके बावजूद गाशी ने सिपा को वहां से चले जाने के लिए चिल्लाया। तभी कुमाई ने कांटेक्ट करके गाशी से उस अमाई से लड़ने में सहयोग करने को कहा। वो बहुत शक्तिशाली था और अगर वे दोनों हार जाते तो वहां मौजूद हर कोई मारा जाता। के ने भी उसे शांत होने में मदद की, लेकिन समस्या ये थी कि गई और के पास उस अमाई के बारे में कोई डाटा नहीं था जिससे वे कोई लड़ने की स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे थे। उनके पास सिर्फ एक जानकारी थी कि ये अमाई हर जगह हमला करता था जहां से वो गुजरता था और इसने एशियन और नॉर्थ अमेरिकन आर्मीज को भी भारी नुकसान पहुंचाया था और उन्होंने इसे गोस्ट नाम दिया था। गोस्ट ने बिजली की तरह तेज और शक्तिशाली हमला किया जिससे केनबू पीछे हट गया। इसके बाद सिपा पर लगातार कई हमले किए गए। गाशी ने अपनी बंदूक से उसकी मदद की। गोस्ट पीछे हट गया और रेबल आर्मी की अपनी ही बंदूकों से हमला करने लगा। सिपा ये देखकर हैरान था कि वो बिना आईडी वेरिफिकेशन के हथियार का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। के ने बताया कि यही चीज गोस्ट को इतना शक्तिशाली बनाती है। गाशी के पिता के साथ हुई लड़ाई में उसने अपना एक हाथ खो दिया था। उसके बाद उसने दूसरे अमाई का हाथ लिया और उसे अपना बना लिया। जब जोहान ने उस पर निशाना लगाया तो गोस्ट लगातार आगे बढ़ता रहा। केनबू ने उसे रोकने के लिए दौड़ लगाई। गाशी ने गुस्से में सिपा को अपनी फायरिंग रेंज से दूर जाने के लिए चिल्लाया। गई ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो अपना निशाना चूकना बंद करो। हालांकि वे आपस में बहस कर रहे थे, उन्होंने फिर भी मिलकर घोस्ट पर हमला किया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। तभी मेंटेनेंस टीम की मिजुकी ने उन दोनों को हथियार देने के लिए कांटेक्ट किया। गाशी ने गोस्ट पर स्मोक बुलेट्स चलाईं और सिपा के साथ बताए गए लोकेशन की तरफ भागा। गोस्ट को जब इसका पता चला तो वो तुरंत उनका पीछा करने लगा। जब दोनों को अपने हथियार मिल गए तो गोस्ट भी वहां पहुंच गया। तीनों ने अपनी लड़ने की तैयारी कर ली। गोस्ट ने पहले हमला किया, लेकिन केनबू ने अपनी हीट स्वॉर्ड से उसे रोक दिया। जोहान ने स्नाइपिंग से मदद की। गोस्ट ने हमले को रोका और जोहान के पास पहुंच गया। केनबू मदद करने के लिए भागा, तभी घोस्ट ने जोहान को सिपा की तरफ फेंक दिया, लेकिन गई ने इसकी उम्मीद की थी और वे हवा में कूद गए। केनबू ने अपनी बंदूक से नीचे की तरफ गोलियां चलाईं। जब गोस्ट ने अपने हाथ से गोलियों को रोका तो सिपा उसके करीब पहुंच गया, उसका एक हाथ काट दिया और उसके पैर में स्टैब करके उसे वहीं रोक दिया। अब ये जोहन का काम था। गाशी ने अपनी आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स को गोस्ट के सिर पर लगातार मारा, लेकिन सिर कटने के बाद भी वो हिलता रहा। वो केनबू के पीछे कूद गया और दोनों को जमीन पर गिरा दिया। फिर गोस्ट ने अपने अंदर के रिएक्टर को चालू किया ताकि वो उन दोनों के साथ खुद को तबाह कर सके। गोस्ट का टेम्परेचर बढ़ने लगा और उसका रंग काले से लाल हो गया। सिपा और गाशी दोनों भाग नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत को मान लिया। तभी कुमाई अपनी आर्टिलरी के साथ गोस्ट पर हमला करने के लिए पहुंचा। उसने उसके जॉइंट्स पर निशाना लगाने का आदेश दिया। जब गोस्ट की पकड़ ढीली हो गई तो केनबू और जोहान दोनों भाग निकले और छिप गए। दोनों ने गोस्ट के फटने का इंतजार किया, लेकिन वो सिर्फ गर्म होता रहा, फटा नहीं। उस दोपहर कुमाई ने दोनों से कांटेक्ट किया। उसने बताया कि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए वो हेडक्वार्टर्स जाकर स्थिति की रिपोर्ट देगा। गाशी और सिपा को तब तक युद्ध के मैदान को साफ करना था जब तक कि एशियन आर्मी वहां नहीं आती।
जब गोस्ट का टेम्परेचर सिग्नल बंद हो गया तो गाशी और सीपा उसे ढूंढने गए। टेम्परेचर की जांच करते हुए सीपा को रिसा का पेंडेंट मिला। वो नीचे उतरा, उसे उठाया और रिसा के लिए रोने लगा। उस शाम, जैसा कि गाशी ने भविष्यवाणी की थी, एशियन आर्मी वहां आ गई, खासकर वो लाल बालों वाला आदमी। वो सिर्फ युद्ध के निशान देखकर लड़ाई का सिमुलेशन कर सकता था। सिपा के लड़ने के तरीके में हुई सुधार देखकर वो हैरान था, और जब उसे पता चला कि उसने गोस्ट को हरा दिया था तो वो और भी उत्साहित हो गया और उससे मिलना चाहता था। सिपा रीसा की मौत से अभी भी बहुत दुखी था। गाशी उसे समझ सकता था क्योंकि वो भी इससे गुजर चुका था। एशियन आर्मी के लाल बालों वाले ने तीनों अमाई के बारे में जानकारी उनकी गाड़ी में डाली और उनका सिमुलेशन किया। केनबू ओरिजिनल था, जोहन एक स्नाइपर था। गोस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन लाल बालों वाला उन तीनों को हराने के लिए काउंटर मेजर्स बना सकता था। वो जानता था कि गोस्ट ने इतना शक्तिशाली होने के लिए अपने लिमिटर्स हटा दिए थे। शायद उसके अंदर का एआई खुद इवॉल्व हो गया था। लाल बालों वाले ने अपने दोस्त को उसके लिए अमाई तैयार करने के लिए कहा। अगले दिन गाशी के साथ चलते हुए सिपा ने सोचा और फैसला किया कि वो अब रेबल आर्मी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो मरने से डरता था। गाशी ने इस बार कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि वो कुमाई को बता देगा। उसने कहा कि चूंकि वो अब उनके साथ नहीं है तो वो केनबू को नहीं चला सकता। उसने उसे कहीं छिपाने और उसे लोकेशन बताने के लिए कहा। अलविदा कहने से पहले सिपा ने गाशी को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। उसने कहा कि वो अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करेगा। लेकिन सिपा ने चिल्लाकर कहा कि वो मरने से बहुत डरता है, लेकिन अपने जानने वालों को मरते हुए देखकर वो और भी डरता है। गाशी ने उसे बकवास बंद करने के लिए कहा, क्योंकि एक कायर को मौत के बारे में बात करने का कोई हक नहीं था। उसके बाद सिपा ने केनबू को पास की एक नदी में छिपा दिया और गई के साथ जंगल से बाहर आ गया। गई ने सिपा की आईडी और वांटेड पोस्टर पर जानकारी को बदल दिया था, इसलिए लोग उसे पहचान नहीं पाए। गई ने पूछा कि वो आगे क्या करने वाला है। उसने सोचा कि वो रीसा के घर जाएगा और ये पेंडेंट वहां दे आएगा, भले ही कोई वहां हो या नहीं। उसे लगा कि उसके कुछ रिश्तेदार होंगे। गई ने रिसा के परिवार के एक्सीडेंट के बारे में जानकारी ढूंढी। इससे उसे उसके घर का पता मिल गया। सिपा ने गई का शुक्रिया अदा किया और वे दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। दूसरी जगह दो लोग लाल बालों वाले आदमी की तरह कपड़े पहने हुए कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे। वे जापानी लोगों को क्रिमिनल बना रहे थे और फिर उन्हें मार रहे थे। वे इसका इस्तेमाल ऑनर और ग्लोरी पाने के लिए कर रहे थे। वे जापानी लोगों को बर्बर लोगों से कम नहीं समझते थे। इधर सिपा गई द्वारा बताए गए पते पर पहुंचा, जहां घर को जमीन पर गिरा दिया गया था। उसे लगा कि रिसा के कुछ रिश्तेदार होंगे, इसलिए वो आसपास के लोगों से पूछने लगा, लेकिन जो भी उसे देखता वो डरकर उससे दूर भाग जाता। जब वो परेशान था तो एक छोटी लड़की ने उससे पूछा, क्या आप रिसा के दोस्त हैं? तभी एक अंकल खतरनाक चेहरे के साथ आए और पूछा कि वो कौन है। सिपा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और रिसा का पेंडेंट दिखाया। ये देखकर अंकल उसे अपने साथ ले गए। गाड़ी में अंकल ने बताया कि रिसा के घर को एशियन आर्मी ने तोड़ दिया था। उसके सभी रिश्तेदार मर गए थे। ये भी अफवाह थी कि वो एक रेबल आर्मी में शामिल हो गई थी। नए गवर्नर जनरल ने ऐसा आदेश दिया था। बाकियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, यहां तक कि उनके रिश्तेदारों को भी निशाना बनाया गया था। यह उत्पीड़न से कम नहीं था। उसके बाद अंकल उसे एक रात के डाइनर में ले गए। वहां वो युवा दोस्तों के एक ग्रुप से मिला जो अंकल के अनुसार रिसा के बचपन के दोस्त थे। अंकल ने उन्हें रिसा के बारे में बताने के लिए बुलाया था। वे सब खुशी से रिसा के साथ अपनी यादें बता रहे थे। उन्हें सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे उन्हें बताना ही पड़ा। सभी को यह सुनकर शौक लगा। कुछ लोग तो रोने लगे। फिर भी वे जानते थे कि वो एक बहुत अच्छी इंसान थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। फिर उन्होंने सिपा से पूछा कि वो आगे क्या करेगा। चूंकि उसे रिसा के रिश्तेदारों का पता नहीं था, उसने पेंडेंट को उनके परिवार की कब्र पर रखने का सोचा। जब उसने जगह के बारे में पूछा तो सब चुप हो गए। डाइनर की मालकिन ने बताया कि वो जगह पहाड़ पर है और वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उसने उसे रात भर रुकने की पेशकश की। सिपा ने पहले तो मना किया, लेकिन सब चाहते थे कि वो रुके। उन्होंने रिसा के परिवार की कब्र पर साथ जाने का भी फैसला किया। फिर उन्होंने हॉटपॉट पार्टी रखी और सिपा को बुलाया। वो अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन अंकल ने उसे रुकने के लिए मना लिया। खाने के बाद अंकल नौस और उनकी बेटी अपने घर चले गए। जब वे बात कर रहे थे और सड़क पार कर रहे थे तो हरी बत्ती होने के बावजूद गवर्नर की गाड़ी उनके सामने रुक गई। उसने अपनी खिड़की नीचे की और अंकल पर उसकी शर्ट गंदी करने का इल्जाम लगाया। दूसरी जगह लाल बालों वाले आदमी को एक नया अमाई मॉडल मिला था। वो बहुत उत्साहित था और केनबू और गोस्ट दोनों को चलाने का इंतजार नहीं कर सकता था। गोस्ट की बात करें तो वो एक गुफा में छिपा हुआ था और खुद को रिपेयर कर रहा था। अगले दिन सब एक जगह इकट्ठे हुए। सब अंकल नॉस और उनकी बेटी के गायब होने पर बात कर रहे थे। वे उनके घर गए जहां सारा सामान हटा दिया गया था। सब कुछ अजीब और संदिग्ध था। ग्रुप के एक लड़के ने कहा कि उसने सुना है कि अगर नया गवर्नर किसी को निशाना बनाता है तो वो एक ही रात में गायब हो जाता है। उन सब में एक ही चीज समान थी कि वे सरकार के खिलाफ थे। ये भी अफवाह थी कि उन्हें मुख्य भूमि में भेज दिया जाएगा। ये मानव तस्करी से कम नहीं था।
गई और सिपा ने पूरी कहानी सुन ली थी और गई ने कहा कि जो लड़का कह रहा था वो सही था। गई ने पिछली रात से सभी कैमरों की जांच की थी और चूंकि शहर से कोई सैन्य गाड़ी नहीं गई थी तो इसका मतलब है कि अंकल को अभी तक बेचा नहीं गया था। लेकिन सिपा में उन पर यकीन करने के लिए भरोसा नहीं था, इसलिए गई ने एक लड़के को चुना और उसके गहरे राज बता दिए। उन्हें गई पर यकीन हो गया और उन्होंने गवर्नर के पास जाने और उसे वापस लाने का फैसला किया। गाशी ने सिपा के फैसले के बारे में कुमाई को बता दिया था। कुमाई ने कहा कि वो सिपा को समझता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब वो हेडक्वार्टर्स लौटेगा तो उसका एक नया साथी होगा, एक पायलट जिसके पास केनबू के डिजाइन की एक कॉपी है। गवर्नर के पास वापस आकर वो जनरल के साथ कुछ योजनाओं पर चर्चा कर रहा था। उन्होंने अंकल नॉस को फोर्स्ड लेबर में बेचने का फैसला किया और उनकी बेटी को कुछ परवर्ट्स को बेचा जाएगा। तभी उन्हें सूचना मिली कि जापानी लोगों का एक ग्रुप उनके गेट पर इकट्ठा हो गया है। इस बीच सिपा ने डाइनर में ही रहने का फैसला किया। तभी उसे खबर मिली कि विरोध करने वाले लोगों के ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें सरकार का विरोध करने के लिए पकड़ा गया था। गई ने भी पाया कि जो गाड़ियां इस्तेमाल की गई थीं वे सैन्य वाहन थे। गाड़ियां उन लोगों के घरों में पहुंच रही थीं जिन्हें बेचा जाना था। गई ने सिपा को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा क्योंकि वे यहां आ रहे थे। सिपा ने अपना फोन बंद कर दिया। डाइनर की मालकिन ने उसे रीसा के परिवार की कब्र की जगह बताई और उससे उनकी तरफ से अभिवादन कहने के लिए कहा। बाकी सब वे खुद संभाल लेंगे। उसके बाद उसे आर्मी के आने से पहले बाहर फेंक दिया गया। फिर अंकल नॉस का पूरा ग्रुप पकड़ लिया गया। उन्होंने उन्हें सड़क के बीच में रखा और सरकार का विरोध करने के लिए उन सभी को फांसी देने की घोषणा की। सिपा ने अपने फोन पर यह सब देखा और उन सब पर बहुत दया आई। यहां तक कि एक आदमी को गवर्नर ने बिना किसी कारण के गोली मार दी थी। सिपा रोने लगा और महसूस किया कि वो कितना कायर था, जो हमेशा भागता था और उन लोगों को छोड़ देता था जिन्होंने उसकी मदद की थी। गई ने उससे कहा कि अगर उसे खुद से नफरत है तो वो एक बेहतर इंसान क्यों नहीं बन जाता। वो हमेशा उसकी मदद के लिए रहेगा। और फिर उसने अपना फैसला कर लिया। नदी के अंदर से केनबू की आंखें चमक उठीं। उस दोपहर जब लोगों को फांसी होने वाली थी और बंदूकें उनकी ओर थीं तो एक हलचल हुई जिससे सब रुक गए। केनबू बाहर कूदा और उन सभी के लिए ढाल बन गया। गवर्नर ने हमला करने का आदेश दिया लेकिन वे बहुत कमजोर थे। सिपा ने एक को पकड़ा और उसे दूसरे पर फेंक कर उन्हें बेकार कर दिया। उसके बाद उसने केनबू की मुट्ठी को गवर्नर के चेहरे के करीब लाकर उसे डरा दिया। अब इसे असली शक्ति कहा जाता है। वो कांपने लगा और दया की भीख मांगने लगा। उसके बाद गई ने उसकी मानव तस्करी के बारे में जानकारी पूरी दुनिया में फैला दी। लाल बालों वाला आदमी ये देखकर हंसा और ब्रावो चिल्लाने लगा। सिपा ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो जापानी लोगों को फिर से चोट पहुंचाता है तो वो हर रात उसके घर आएगा। ऐसा कहकर वो चला गया और अंकल नॉस और उनकी बेटी को भी लोगों ने छुड़ा लिया। अगले दिन की सुबह सिपा उस जगह पर पहुंचा जहां गाशी इंतजार कर रहा था। उसने रीसा की चीजें उसके परिवार की कब्र पर रख दी थीं। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले गांव में सायोन नाम की एक छोटी लड़की अपने दादा के साथ शानदार पॉटरी बनाती थी। उनके हाथों से सब कुछ बहुत ही नाजुक और सुंदर बनता था। लेकिन एक दिन एशियन आर्मी उनकी जमीन और वर्कशॉप लेने आ गई। उन्होंने उनके परिवार को मना करने नहीं दिया। उसके दादा ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को टूटते हुए देखा। जब से उसने ऐसा किया उसने मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़ दिया। उसे ऐसा देखकर एक छोटी लड़की सायोन ने उससे वादा किया कि एक दिन वो उसके खानदान के कारखाने को फिर से शुरू करेगी। अब की बात है, जोहन और केनबू के कुछ खास हिस्से खराब हो गए थे। काय और गई को भी ठीक से काम करने के लिए चार्ज करना पड़ा। गासी ने अपनी बहन मिजुकी से बात की। वो मदद तो करना चाहती थी लेकिन एशियाई फौज से बचते हुए अपने हेडक्वार्टर लौट रही थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। उसने दोनों को उन पार्ट्स की जगह बताई जो उन्हें बदलने थे ताकि वो जाने से पहले खुद ही मरम्मत कर लें। सिपा ने गासी से पूछा कि आगे क्या करें तो वो उसे दोनों एआई को चार्ज करने के लिए बिजली चुराने ले गया। जब उनको आराम मिल गया तो गासी और सिपा शहर में रहने के लिए जगह खोजने निकल पड़े, एक होटल में। सिपा शहर का रहने वाला होकर भी पहली बार यहां आया था, इसलिए थोड़ा घबराया हुआ था। गासी ने उसे गंवार कह दिया। उसने जवाब देने की कोशिश की लेकिन गासी ने कहा कि यहां ध्यान खींचना बंद करो। पेमेंट करने के बाद उन्होंने अपना कमरा ले लिया। के ने उन्हें नहाने की सलाह दी क्योंकि वो बहुत पसीने में थे। सिपा हैरान था कि एआई को भी बदबू महसूस होती है। के ने कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, बस आसपास देखकर ही पता चल जाता है। जब वो दोनों पास खड़े थे तो एआई भी अपनी नाक बंद कर रहे थे। तो कमरे में जाते ही दोनों ने खुद को रगड़ रगड़ कर साफ किया। नहाने के बाद वो एक साथ खाने गए। गासी को मिजुकी से एक नोटिफिकेशन मिला कि पार्ट्स आ गए हैं तो वो अगले दिन मरम्मत शुरू करेंगे। ये सुनकर सिपा भी खुशी खुशी खाने लगा। उसने देखा कि गासी सब्जियां नहीं खाता और इस बारे में पूछा। के ने कहा कि गासी खाने में बहुत पिकी है तो सिपा ने उसे चिढ़ाया, जिस पर गासी ने उसे डांटा। सिपा ने माफी मांगी, ये कहकर कि उसे नहीं पता था कि उसे ये पसंद नहीं और पहले उसके कोई दोस्त नहीं थे तो उसे बात करना नहीं आता था। काय और गई ने कहा कि उसे परवाह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अपनी कमजोरी छिपाने के लिए सख्त बनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद तीनों बहस करने लगे।
वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय सेना ने सिपा के भड़काऊ भाषण और एशिया की अर्थव्यवस्था और इज्जत पर लगे करारे पंच के बाद उसका स्वागत करने के लिए फौजी तैयारी शुरू कर दी थी। वो उम्मीद कर रहा था कि जंग के मैदान का ये फूल खून और बारूद में खिलेगा। नए दोस्त और नए दुश्मन। अगले दिन गसी और सिपा एक बस से सामान लेने गए। गसी ने सिपा को जापान का शहर दिखाया जो अब जुल्म और गरीबी में जी रहे लोगों के कब्जे में था। उसने उससे कहा कि एक दिन वो इस जगह को वापस ले लेंगे। उसके बाद दोनों एक पब में गए जहां विद्रोही सेना का एक आदमी काम करता था। जब गसी ने सही पासवर्ड बोला तो मालिक ने उन दोनों को सामान दिया। मालिक ने भी सिपा में उम्मीद जताई जब उसने कुछ समय पहले उसका भाषण सुना। जब वो दोनों जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए जा रहे थे तो अचानक दूर से धमाके की आवाज आई। बंदरगाह पर यूरोपीय सेना ने बेशर्मी से अपने अमाई से एशियाई सेना पर हमला कर दिया। एशियाई लोगों ने जवाब दिया, लेकिन वो ना के बराबर था। गसी और सिपा हालात देखने के लिए भागती हुई भीड़ में मिल गए और ओशियनिक सेना ने बिना नागरिकों की परवाह किए गोलीबारी की। दोनों लड़के निकासी केंद्र पहुंचे। गसी ने देखा कि एशियाई सेना के लिए हालात बहुत मुश्किल थे और हो सकता है कि वो अब लोगों को ना बचाएं बल्कि सिर्फ अपनी हिफाजत पर ध्यान दे। सिपा ने इसे माना नहीं और कुछ करना चाहता था। गई ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की। वो नागरिकों के उपकरणों को हैक करेंगे और उन्हें निकलने का रास्ता दिखाएंगे। फिर काय और गई ने शहर की सभी डिस्प्ले स्क्रीन्स को हैक कर लिया और लोगों को सही रास्ते पर जाने का निर्देश दिया। लेकिन बहुत देर हो जाती क्योंकि ओशियनिक सेना बहुत तेजी से हमला कर रही थी। सिपा केनबू की मदद लेना चाहता था, लेकिन गसी ने कहा कि जब तक वो उसे लेने और वापस आने के लिए पहुंचते तब तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एशियाई कमांडर ने भी शरणार्थियों को छोड़ दिया। उसका मानना था कि अगर ओशियनिक लोग लोगों को मारते हैं तो लोगों की राय उनके खिलाफ हो जाएगी। लोग इमारत से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एशियाई सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। तभी एक एशियाई अमाई को फेंक दिया गया जिसने इमारत को तबाह कर दिया और सब घबरा गए। फिर ओशियनिक सेना उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी एक और अमाई दिखाई दिया। वो बहुत तेजी से चल रहा था। देखते ही देखते वो ओशियनिक सेना के बीच में था। फिर इस अमाई ने अपना परिचय थमथुरेंजी के रूप में दिया। वो जस्टिस के नाम पर काम करता था। ये कहने के बाद थमथुरेंजी ने तुरंत एक अमाई को 2 हिस्सों में काट दिया। फिर वो ऊंचा कूदा और नीचे की ओर तलवार चलाई। उसने मारे गए आदमी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और एक तेज वार से ओशियनिक सेना के 3 अमाई को खत्म कर दिया। उसके बाद थमथुओंग ने एशियाई सेना की तरफ रुख किया। एक ही बार में 3 खत्म। फिर दोनों कमांडरों के आश्चर्य के लिए थमथुरेंजी बहुत ऊंचा कूदा और एक तोपखाने अमाई को गिराने के लिए उड़ गया। उसके बाद वो पूरे शहर में उड़ता रहा और जो भी अमाई दिखा उसे मार डाला। दोनों कमांडरों के पूरे मैप पर सिर्फ लाल डॉट्स थे जो ये बता रहे थे कि उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, जिसमें 70% तक सैनिक खत्म हो गए थे। इससे ओशियनिक सेना को जल्दी से पीछे हटना पड़ा। सिपा और गासी ने ये सब देखा और उनके मुंह खुले रह गए। तभी गई ने बताया कि ये उनका नया साथी था। उनको मिलने का संदेश मिल गया था तो दोनों तुरंत चले गए। दोपहर में एक जंगल में गासी और सिपा अंदर गए और थमथुओंग को देखा। सिपा ने पहले उसे हेलो कहा, लेकिन दूसरे एआई ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने खुद को एंजेलो के रूप में पेश किया। एक घमंडी लहजे में उसने पुरुष पायलटों के लिए अपनी नफरत जाहिर की और उसने उन दोनों को खुद को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए झुकने के लिए मजबूर किया। गासी और सिपा को डांटने के बाद उसने आखिरकार उन्हें राजकुमारी और पायलट दिखाया जो उनके साथी होंगे, और वो जियोन थी। वो थमथुओंग से बिना एक शब्द बोले नीचे उतरी और फिर अचानक रोने लगी। उसके बाद तीनों को पास के आयाटा बेस में ले जाया गया। जियोन ने पहले उनसे माफी मांगी क्योंकि उसने रोकर उनका स्वागत किया था। उसने अपना परिचय दिया और सिपा से बात की। गासी अभी भी शांत और चिड़चिड़ा था, ज्यादा कुछ नहीं बोला। जियोन के अनुसार सुबह की लड़ाई उसकी पहली असली लड़ाई थी। वो असल में आयाटा के लिए एक मैकेनिक थी। फिर अचानक एंजेलो आया और उससे पायलट बनने के लिए कहा तो वो तुरंत मान गई। उसे लोगों को पहचानने की अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा था। लेकिन गई और काय ने मजाक किया कि एंजेलो तो सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता है। उसके बाद तीनों ने मजाक करना शुरू कर दिया, जिससे गासी को बहुत सिरदर्द हुआ। दूसरी तरफ लाल बालों वाला आदमी जिसका नाम हार्डी था और उसका दोस्त कमांडर से मिलने गए। उसने दोनों को बुलाया क्योंकि उसने घोस्ट का पता लगा लिया था। जानकारी के मुताबिक घोस्ट यकीनन एक बिना पायलट वाली मशीन है जिसमें खुद सोचने वाला एआई है। इसके पीछे कौन है ये अभी भी एक रहस्य है। घोस्ट ने उत्तरी अमेरिकी, एशियाई, ऑस्ट्रियाई, यूरोपीय और यहां तक कि ओशियनिक सेनाओं को भी हराया था और बड़े अधिकारी जंग में फायदा पाने के लिए घोस्ट को हर हाल में हासिल करना चाहते थे। एचडी के बॉस ने उन दोनों को उसे खोजने के लिए कहा और अगर हो सके तो उसे दूसरे देशों के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए घोस्ट को खत्म कर दें। प्रोफेशनल काम खत्म होने के बाद अब पर्सनल काम का समय था। पता चला कि बॉस एचडी का पिता था। उसने अपने बेटे से छुट्टियों के लिए घर आने को कहा। उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। हार्डी मान गया और चला गया। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन जब वो कार में थे तो उसके दोस्त को पता था कि हार्डी छुट्टियों पर भी काम करता रहेगा। उसे भी ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसे सच में बहुत सारे काम पूरे करने थे। उसके बाद हार्डी अपनी पसंदीदा बेकरी में रुका।
यहाँ के मालिक ने उसे एक एक्स्ट्रा ट्रीट भी दी, क्योंकि वो जानता था कि उत्तरी अमेरिकी गठबंधन जापान को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन कंट्रोल अभी भी उत्तरी अमेरिकी सेना के पास था। अगर वो अपनी आज़ादी वापस भी ले लेते हैं तो भी ब्रेन उत्तरी अमेरिकी ही रहेगा। धीरे धीरे पूरा जापान एक कॉलोनी बन जाएगा। वो नहीं चाहता था कि लोग दूसरे देशों पर निर्भर रहे, बल्कि उन्हें खुद ही खड़ा होकर अपना हक लेना चाहिए। केक खाने के बाद वो दोनों चलते रहे। हार्डी ने माना कि ऐसा नहीं था कि वो घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे गोद लिया गया था और घर में बाकी बच्चे भी ऐसे ही थे। हार्डी उनके साथ घुल मिल नहीं पाया। उसे लगभग कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें उसकी रुचि हो, जब तक कि उसके पिता उसे सेना में नहीं ले आए। पहली बार जब उसने एक अमाई देखा तो उसने सेना का रास्ता चुना। जब उसने अपनी कहानी सुनाने खत्म की तो दोनों मिशन के इलाके में पहुंचे। सिपा के ग्रुप पर वापस आते हैं। वो आराम करने के लिए एक हाई एंड होटल में पहुंचे। अभी सिपा ने सवाल उठाया कि उनके 3 अमाई सेना में अमाई से अलग क्यों थे। एंजेलो ने समझाया कि ब्रेंजुन नाम की एक कंपनी है। वो जापान के विद्रोही संगठनों का समर्थन कर रहे थे। हालांकि नाम के लिए उनका हेडक्वार्टर यूरोप में है, लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी है। ये पक्का नहीं है कि कंपनी के कोई छिपे हुए मकसद हैं, लेकिन फिलहाल वो ठीक है। और उन जैसे एआई को ILEC नामक एक बाहरी एजेंसी ने बनाया था, जो इंटेलिजेंस लर्निंग सिस्टम का छोटा नाम है। हालांकि गई एक खास मामला लगता है, क्योंकि वो के और एंजेलो के साथ एक ही सोर्स कोड साझा करता था, लेकिन किसी ने उसे ओशेनिक इलाके में भेज दिया था। कुल मिलाकर वो भाई बहन है। जब वो कमरे में वापस आए तो सिपा ने गई से पूछा कि क्या उसने कभी सोचा कि उसे वहां क्यों भेजा गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अभी के हालात पसंद थे। हार्डी के ठिकाने पर वापस वो 2 लोगों से मिला, रॉजर और सोफी। वो गोस्ट को हराने में उसकी मदद करेंगे। हालांकि सोफी ने इस ऑपरेशन का विरोध किया, क्योंकि उसका मानना था कि बिना पायलट के अमाई का इस्तेमाल करने से खुद एक अमाई चलाना कम सुरक्षित था। हार्डी ने अपने अधीनस्थों को समझाया कि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें एक पूरी टीम की जरूरत होती। एशियाई और ओशियनिक सेना अभी भी घात लगाए बैठी हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। तो HD ने गोस्ट को पकड़ने के लिए खास लोगों को इकट्ठा किया था और उसे चुना गया था, जिसका मतलब था कि वो बहुत अच्छी थी। अब उन्हें बस उसके आदेशों का पालन करना था, और गोस्ट सिर्फ एक आम अमाई होगा, नहीं तो वो पक्का नहीं कह सकता। अगले दिन C3 ग्रुप हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ा। आसमान में HD का ग्रुप भी कार्रवाई करने लगा था। गोस्ट ने गुफा के अंदर से उन चारों को महसूस किया। वो तुरंत जमीन पर उतरा और HD भी ठीक उसी जगह पर उतरा। गोस्ट ने पहले हमला किया। वो हमला करने के लिए भागा। हार्डी ने टीम को अलग होकर कई तरफ से हमला करने के लिए कहा। यह टैक्टिक बहुत असरदार साबित हुई, क्योंकि गोस्ट को संभालना मुश्किल था। उसने कभी भी मानव पायलट वाली मशीनों की टीम से नहीं लड़ा था। उन्हें गोस्ट के लड़ने का ये तरीका सीखने से पहले उसे खत्म करना था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गोस्ट ने सिर्फ हार्डी के दोस्त को निशाना बनाया, जिससे उसे पीछे हटने में मुश्किल हुई। जब रॉजर ने मदद करने का सोचा तो उसने वार रोक दिया और हार्डी पर अपने दोस्त को फेंक दिया। फौज ने बाहर से मिसाइलें दागी। गोस्ट ने मिसाइलों को भटकाने के लिए एक जैमिंग सिग्नल छोड़ा। रॉजर ने हमला जारी रखा और गोस्ट ने उसे पकड़ लिया। उसकी पीठ के पीछे से एक तीसरा हाथ निकला। द ब्लैक गाय को बचने के लिए एक हाथ छोड़ना पड़ा। गोस्ट अब HD की टैक्टिक को पूरी तरह से समझ चुका था और उसे कुचलने की तैयारी कर रहा था। अचानक गई ने फिर से उस मारने की चाह को महसूस किया। सिपा के अलावा बाकी 2 और AI इसे महसूस नहीं कर सके। उसने सोचा कि वो ऐसा महसूस कर रहा है, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। गोस्ट की बात करें तो उसने चेन्स के साथ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके सीधे पायलटों पर हमला किया, और फिर जब रॉजर ध्यान नहीं दे रहा था तो एक उंगली ने उसे अंदर से मार डाला। वो ज्यादा देर तक दुखी नहीं रह सका। HD ने जल्दी से हमला करने की टैक्टिक सोची। उसके बाद वो और बाकी 2 आगे बढ़े। सोफी और उसका दोस्त गोस्ट को भटकाने और हमला करने के लिए तेजी से गए। हालांकि उन दोनों को उन तारों से बांध दिया गया जो उसने जमीन से फैलाए थे, फिर भी HD सीधे आगे बढ़ता रहा। गोस्ट ने गोली चलाई और वो तुरंत बचने के लिए झुक गया। उसके बाद वो उसकी कलाई पर गोली मारने के लिए पीछे हटा, लेकिन उसने उसे ढक लिया और उस पर हमला करने का इरादा किया। हालांकि एक गोली ने उसके पैर की कलाई को हटा दिया। वो रॉजर की तरफ से थी। हालांकि वो मर चुका था, उसका AI अभी भी काम कर रहा था और मिशन को पूरा कर रहा था। फिर हार्डी ने उसकी छाती में सीधे एक गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। वो गिर गया। हालांकि कुछ सेकंड बाद वो एक सैन्य प्लेन के साथ भाग गया। हार्डी ने गुस्से में कसम खाई कि वो उसे मार देगा। और सिपा के ग्रुप की बात करें तो वो हेडक्वार्टर पहुंचे और आयाटा के प्रतिनिधि उदो से मिले। वो खुश था कि तीनों सुरक्षित यहां पहुंचे। हालांकि उसके पास अभी भी उनके लिए कुछ काम था। कोई उनसे मिलना चाहता था। वो इंसान था जो ब्रेंजुन कंपनी और उनके संगठन के बीच एक संपर्क के रूप में काम करता था। उसने खुद को गोबेल के रूप में पेश किया। वो जंग की बुनियाद पर कारोबार करने की पेशकश करता है। सब एक साथ बैठे तो गोबियो ने बड़े प्यार से लंबे समय तक काम करने की बात रखी। जब तक जंग चलती रहेगी उनकी कंपनी का काम चलता रहेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुले दिल से पैसे भी देंगे। गोबियो अमाई के लिए कुछ नए हथियार भी लाया। फिर वो उन लोगों को जोहन के लिए एक जोड़ी बख्तरबंद ग्रेनेड लॉन्चर और कैनबू और थम ठुओं के लिए और भी बहुत कुछ दिखाने ले गया।
उसके बाद उदो को किसी का फोन आया और वो सिपा और उसके साथियों को लेकर चले गए। वो लोग जंगल के अंदर एक गांव में पहुंचे। फिर सब लोग एक यूजी नाम के आदमी के घर में दाखिल हुए, जो एक पुराना प्रॉपर्टी डीलर था और अब इस गांव में रह रहा था। उसने उन्हें अपने खानदान का शजरा, फैमिली ट्री दिखाया। अभी वहां 9 लोग रह रहे थे, लेकिन एक हफ्ते से उनकी बिजली और पानी की सप्लाई ठप थी। वो लोग ये सब सुन ही रहे थे कि अचानक एक छोटी बच्ची दौड़कर आई और गासी को पिताजी कहकर गले लगा लिया, जिससे सब हैरान हो गए। यूजी ने बताया कि वो बच्ची छोटी थी जब उसके पिताजी की मौत हो गई थी। फिर वो लोग अपनी असल बात पर आए। इस वक्त बिजली और पानी की वजह से गांव के लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। अडू ने पूछा कि जब इतनी मुश्किलात हैं तो वो लोग यहां से जाते क्यों नहीं। यूजी ने बताया कि उनके शहर में जंग हो गई थी। वो सब एक रिफ्यूजी कैंप में गए थे, लेकिन फिर वो कैंप भी बंद हो गया तो उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। बाकी लोगों का भी यही हाल था। इस तरह वो लोग इस दूर दराज के गांव में आ बसे। हालांकि यहाँ तकलीफें बहुत हैं, लेकिन जंग की आंच यहाँ तक नहीं आएगी। उन्होंने सुकून की जिंदगी के लिए ये तकलीफें कबूल कर लीं। ये सब सुनकर आडू ने कहा कि उसकी टीम उनकी पूरी मदद करेगी। उस रात सब लोग वहीं कैंप लगाकर रुके। सीपा अडू की दरियादिली की बहुत तारीफ करता है। गासी ने कहा कि आयाटा सिर्फ एक विद्रोही फौज नहीं है, बल्कि वो अपने परेशान भाइयों की मदद भी करते हैं। अपने वतन को दोबारा बनाने के लिए लोगों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। अगले दिन बारिश हुई और सब लोग गांव की मुश्किलात को हल करने के लिए जमा हुए। उनकी गुजर बसर को बेहतर बनाने के लिए उन्हें बिजली, पानी और खाने का इंतजाम करना था। केमुई ने एक तरीका सुझाया, एक कुआं खोदा जाए, फिर बिजली बनाने के लिए एक पानी का पहिया बनाया जाए और खेती भी की जाए। इसके बाद सब लोग काम पर लग गए। सीपा और कुछ दूसरे लोग पुरानी कारों से मशीनें निकालने गए, जबकि अडू ने गोबियो से कुछ चीजों के लिए मदद मांगी। गोबियो इस काम के लिए तैयार हो गया क्योंकि इसमें भी उसका फायदा था। सब लोग लगन से काम करने लगे। कोई घर बना रहा था, कोई कुआं खोद रहा था और कोई खेती कर रहा था। शाम तक काम करके सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बच्चों को खुश देखकर सिपा को बहुत सुकून मिलता है। अगले दिन भी सब लोग काम करते रहे। लकड़ियां जमा करते वक्त सीपा को सायोन कहीं ले जाती है। दोनों पहाड़ पर एक टेंट के पास पहुंचे। वहां एक भट्टी थी जिसे सायोन ठीक करना चाहती थी। अगर वो उसे ठीक कर पाते तो वो ब्रेड, पिज्जा और मिट्टी के बर्तन भी बना सकते थे। सियोन ने बताया कि उनके खानदान में मिट्टी के बर्तन बनाने की पुरानी रिवायत थी। यह सुनकर सीपा ने उसकी मदद करने की बात कही और दोनों मिलकर भट्टी को फिर से बनाने लगे। काम करते वक्त 2 बच्चे वहां आए। वो दोनों उत्सुकता से देख रहे थे तो सायोन ने उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया। दिन गुजरते गए और सब लोग धीरे धीरे अपना अपना काम पूरा करने लगे। सीपा के ग्रुप ने भी भट्टी को मुकम्मल कर लिया। उन्होंने उसे आजमा कर देखा। सायोन की रहनुमाई में सीपा और दोनों बच्चों ने बहुत सारे बर्तन बनाए, जैसे कि कप और प्लेट। अब बस उन्हें पकाना और रंगना बाकी था। बेंगासी ने भी सामान मंगवा लिया था। अब बस कुएं से पानी निकलने का इंतजार था। बिजली देने वाला पानी का पहिया भी चलने लगा। हालांकि गई ने कहा कि इतनी बिजली लोगों के लिए काफी नहीं होगी। गासी की टीम को भी एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा जब वो एक सख्त चट्टान से टकरा गए। केने स्कैन करके पता लगाया कि चट्टान की मोटाई 2 मीटर है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाते तो एंजेलो ने कहा कि पानी का एक बड़ा झरना बाहर आएगा। हर दिन 100 लीटर पानी लोगों के लिए काफी होगा। मिजुका ने इस मसले को हल करने का एक नया तरीका निकाला। अगले कुछ दिनों तक सब लोग काम करते रहे। बिजली को बढ़ाने के लिए पानी के पहिए को और बेहतर किया गया, लेकिन गई ने कहा कि अभी भी बिजली बस गुजारे लायक थी। तभी के ने उन दोनों को कुएं के पास बुलाया। मिजुका ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसमें लेजर और एक छेद करने वाली रॉड थी। सबसे पहले वो लेजर से चट्टान को पिघलाएंगे और फिर रॉड से उस पर हमला करेंगे। चूंकि ये आइडिया गई का था, उसने सिपा से ये करने को कहा। अगर वो नहीं करता तो गई नाराज हो जाता। सिपा के पास कोई चारा नहीं था तो वो आगे बढ़ा। फिर तीनों की रहनुमाई में सिपा ने लेजर को सही जगह पर सेट किया। अब बस लीवर खींचना था, लेकिन गई ने उससे कहा कि वो अपनी स्किल का नाम भी जोर से बोले। उसकी बात मानकर सिपा जोर से सुपर पेनिट्रेशन चिल्लाया और लीवर खींच दिया। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से पानी का फवारा बाहर आने लगा। उन्होंने पानी की ताकत का इस्तेमाल पानी के पहिए को तेजी से घुमाने के लिए किया, जिससे काफी बिजली पैदा हो गई। लाइटें जल गईं और सब कुछ बेहतर होने लगा। गांव वालों ने सबका शुक्रिया अदा किया। अपनी सफर से वापस आने के बाद सीपा, गासी और सायोन को आयाटा संगठन के सदस्यों के लिए सामान खरीदने का काम मिला। उन्हें ये काम छुपकर करना था। लंबी लिस्ट देखकर सिपा को समझ नहीं आया कि वो लोग ये काम कब पूरा कर पाएंगे। तभी एक जानने वाले ने गासी को पहचान लिया, जिसका नाम यू था। तीनों लोग पार्क में गए और बात करने लगे। सीपा को हैरत हुई कि गासी का कोई भाई भी है, और ये पहली बार था जब उसने गासी को इतना खुश देखा था। के ने उन्हें और बताया कि यू एक जमाने में अपने माता पिता के साथ आयाटा के हेडक्वार्टर में काम करता था, लेकिन एशियाई फौज से लड़ते हुए उसके माता पिता शहीद हो गए। उसके बाद गासी के पिताजी ने यू को गोद ले लिया था और गासी यू को अपने सगे भाई की तरह मानता था।
जब यू ने अचानक संगठन छोड़ा तो गैसी भी कुछ दिन तक बहुत गमगीन रहा था। काफी देर तक बातचीत करने के बाद यू के जाने का वक्त हो गया। दोनों ने नंबर बदल लिए और यू चला गया। हेडक्वार्टर वापस आने से पहले गैसी ने अपने पिताजी और यू के साथ की एक पुरानी फोटो निकाली। उसे पुरानी बातें याद आ गई जब दोनों भाई जंगल में रास्ता भटक गए थे। गैसी बहुत डरा हुआ था, लेकिन यू ने उसे हिम्मत दी। हालांकि वो सगे भाई नहीं थे, फिर भी यू हमेशा गैसी का ख्याल रखता था। ये यादें गैसी के दिल दिमाग से कभी नहीं मिट सकती थीं। एक दिन सिपा का ग्रुप नए हथियार का ट्रायल ले रहा था। सब ठीक ठाक देखकर गैसी को यू का एक मैसेज आया। वो बहुत खुश हुआ, जब तक कि यू ने सीपा और सायोन को भी साथ चलने के लिए नहीं कहा। यू उन तीनों को उस जापानी शहर में ले गया जो उसने बसाया था। यहाँ रहने वाले सारे लोग जापानी थे। एशियाई सहकारी एशियन कोऑपरेटिव के इलाके का कोई भी शख्स यहाँ नहीं था। हालांकि ये सरकारी तौर पर नहीं था, लेकिन यहाँ 3482 लोग रहते थे, जो एक छोटे से शहर के बराबर था। फैसले लेने का हक जापानियों का था और इस इलाके का जिला अफसर खुद यू था। सब लोग यू से बहुत प्यार करते थे। उसकी बस यही तमन्ना थी कि वो बच्चों के चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान देख सके। वो उन सब की हिफाजत करना चाहता था। इसी वजह से उसने आयाटा छोड़ा था, क्योंकि उसका और संगठन का रास्ता अलग था। इस इलाके को चलाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो रोज एशियाई फौज से बात करता था, जबकि आयाटा उनसे लड़ता था। उसे उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में ये शहर और भी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद यू के जाने का वक्त हो गया और वो उन तीनों को शहर घूमने की इजाजत दे गया। थोड़ी दूर चलने के बाद लोग उन्हें बहुत से तोहफे देने लगे, क्योंकि वो यू के जानने वाले थे। सीपा और सायोन शहर को देखने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर गए, जबकि गैसी मीटिंग के बाद अपने भाई से मिलने गया। यू ने बिना कोई लाग लपेट के सीधे मुद्दे की बात की। वो अपने भाई से आयाटा छोड़कर इस शहर में उसके साथ रहने को कहता है। उसने बताया कि आबादी की हद की वजह से यहाँ की आबादी बढ़ नहीं सकती। वो एशियाई फौज से गैसी के लिए कोई काम दिलवा सकता है। वो चाहता था कि उसका भाई बंदूकें चलाना छोड़कर यहाँ सुकून से रहे। गैसी तुरंत जवाब नहीं दे पाया और सोचने के लिए वक्त मांगा। फिर वो हेडक्वार्टर वापस आ गया। जब वो सोच रहा था तो गुबेल उसके पास आया और गैसी को एक हकीकत बताई। गैसी के जाने से कंपनी को बहुत घाटा होता, तो उसने बताया कि यू एशियाई फौज का जासूस है। यकीन करना या न करना गैसी पर था। गुबेल ने कहा कि जानकारी भी एक तरह का सामान है और ये बिल्कुल सही है, और अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये भी समझ आ जाएगा कि एशियाई फौज यू को इतना बड़ा इलाका बनाने की इजाजत कैसे दे सकती है। इसलिए यू उस शहर को बनाने के लिए उनका प्यादा बन गया था। वो जमीनें जब्त करते थे, जानकारी देते थे और बागियों की खबर देते थे। रिश्वतखोरी और कभी कभी ब्लैकमेल भी करते थे। जिस भाई से गैसी इतना प्यार करता था, वो जापानियों को बचाने के लिए जापानियों को ही बेच रहा था। अगर गैसी यू से राब्ता रखेगा तो येटा की सारी जानकारी लीक हो जाएगी। गोबेल की कंपनी के लिए एक पायलट का जाना भी बड़ा नुकसान था, और यहाँ तो 3 पायलट थे। उसने गैसी को समझाया कि वो अच्छी तरह सोच ले ताकि कोई बड़ा मसला ना हो जाए। अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो गैसी खुद तफ्तीश कर सकता है। ये सुनकर वो उस अंधेरे कमरे से बाहर चला गया। गैसी नेके से कहा कि वो ये बात किसी को न बताए। उसे याद आया जब उसने अपने पिताजी को खो दिया था। वो बस वहीं बैठा रहा और कुछ नहीं बोला, बस सोचता रहा। तब यूं ही उसे तसल्ली देने आया था। उसे यकीन नहीं था कि उसका भाई ऐसा कर सकता है, तो अगले दिन गैसी छुपकर उस शहर में तफ्तीश करने गया। बस कुछ देर घूमने के बाद उसे बहुत सी गलत चीजें नजर आईं। दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत का सामान बहुत कम था। लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। आगे चलकर गैसी को एशियाई फौज की एक गाड़ी नजर आई। वो यू के दफ्तर की तरफ जा रही थी। वाकई वो लोग जरूरी सामान की सप्लाई के बहाने यू से जानकारी निकलवा रहे थे। हालांकि ये इकरारनामे में नहीं था, फिर भी यू को उनकी बात माननी पड़ी। गैसी ने ये सब अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया। एशियाई फौज के जाने के बाद यू ने कुछ देर सोचा और फिर गैसी को फोन किया। फिर दोनों स्वायत्त इलाके के बाहर मिले और हेडक्वार्टर गए। यू ने सब सच बता दिया कि उसने स्वायत्त इलाका बनाने के लिए एशियाई फौज से हाथ मिलाया था, और अब वो लोग उससे आयाटा को खत्म करने के लिए जानकारी निकलवा रहे थे। हो सकता है कि एशियाई फौज उस इलाके को अपना अड्डा बना ले, तो उसने उन्हें वहां से अपनी फौज हटाने की सलाह दी। ये सब बताने के बाद यू वापस चला गया ताकि एशियाई फौज को उस पर शक न हो। हालांकि अडू ने उसे वहां रुकने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेकिन अचानक यू की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैकेनिक आया और चेक करके बताया कि इसे ठीक होने में 1 दिन लगेगा और यू को आज रात वहीं रुकना पड़ेगा। यू मान गया। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे, यू ने चोरी से आयाटा का डेटा कॉपी कर लिया। जब वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा था तो गैसी ने उसे रोक लिया। दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई। यू अपने लोगों की हिफाजत करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो लोग मरे, लेकिन गैसी भी अपनी तंजीम को कुर्बान नहीं कर सकता था। दोनों भाई बहस करते रहे और फिर यू ने मुड़ने का फैसला किया। गैसी ने अपने भाई पर बंदूक तान दी, लेकिन फिर वो ट्रिगर नहीं दबा पाया। उसके बाद तीनों पायलट एक और विद्रोही तंजीम तुहोकू से मिलने समंदर के रास्ते गए। तीनों पायलट अडू और कुमाई से अलग रास्ते से गए। उन्होंने 1 दिन पहले गुबेयो से बात की थी।
उसने कहा था कि वो तुहोकू तंजीम से मिल सकते हैं क्योंकि वो भी जापान को दोबारा बनाने वाले लोगों का एक ग्रुप था, लेकिन यूरेशियन फौज उनका पीछा कर रही थी। जल्द ही उन्हें अपनी मंजिल नजर आई, वो टापू जहां तुहोकू तंजीम छिपी हुई थी। इस वक्त यूरेशियन फौज उन पर हमला कर रही थी। वो लोग हताशा में लड़ रहे थे क्योंकि यूरेशियन फौज सिर्फ अमाई का इस्तेमाल कर रही थी। उसी वक्त सिपा का ग्रुप मदद के लिए आ गया। गासी ने दूर से स्नाइपर शॉट से कई दुश्मनों को मार गिराया। थम थुओंग और केंडो ने हवा में उछलकर अमाई को काट काट कर खत्म कर दिया, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे तो गासी ने स्मोक बम चलाकर पीछे हटने का इशारा किया। इस मिशन की सरपरस्ती करने वाला लेफ्टिनेंट जेलर नॉय ये सब देख रहा था। वो खुशी से हंसा और कहा कि अगली बार वो खुद मैदान में आएगा। जब वो लोग बचकर निकल गए तो वो कमांडर कोनो से मिले। वह तीनों का मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। सीपा चारों ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत कम लोग हैं जिन्हें संगठन कहा जा सके। कोनो ने बताया कि पहले उनके पास बहुत लोग थे, लेकिन जब से जेलर नॉय ने इस ऑपरेशन की कमान संभाली है उसने अमाई में बहुत ज्यादा निवेश किया है ताकि तुहोकू संगठन को पूरी तरह खत्म किया जा सके। कोनो की अगली योजना ये है कि वे इस द्वीप के पूरब की ओर जाएं जहां उनके लोग हैं और उनसे मिल जाएं। गई कहता है कि सफलता के मौके बढ़ाने के लिए उसे पूरे इलाके को स्कैन करके जगह का जायजा लेना होगा। उसके बाद तीनों टोही मिशन पर अलग अलग चले जाते हैं और हर एक के साथ अपना रक्षक होता है। ऊंचाई पर पहुंचने पर सिपा को कुछ अजीब रोशनी के खंभे दिखाई देते हैं। उसके रक्षक ने बताया कि ये दुश्मन के सिग्नल डिवाइस हैं और ऐसे बहुत सारे यहां लगाए गए हैं। ये इंसानों का पता नहीं लगाते, सिर्फ अमाई को पहचानते हैं और जब कोई सिग्नल बंद होता है तो उसे एक टारगेट माना जाता है। सिपा ये देखकर सोचता है कि वो इसका फायदा उठा सकता है। वह जंगल में बेवजह गोलाबारी शुरू करवा देता है। जब दुश्मनों को पता चलता है कि सिपा का ग्रुप आगे बढ़ रहा है तो वे भी उन पर गोलाबारी करने लगते हैं। गैसी धुएं के बम छोड़ता है ताकि उनके सिग्नल को धोखा दे सके, लेकिन जेलर नॉय सभी सिग्नल खंभों को एक्टिवेट करवा देता है। जब वो तीनों को नक्शे पर देखता है तो वो उनके नाम देता है। वे लगातार गोलियां बरसाते हैं और सिपा के ग्रुप को एक जगह घेर लेते हैं। हालांकि जब वे उन्हें कोने में धकेलते हैं तो अचानक उनका सिग्नल गायब हो जाता है। बाहर गासी पुल को उड़ा देता है जिससे कई दुश्मन मारे जाते हैं और केनबू और थम थुओंग दोनों तरफ से उड़कर दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। उनके सिस्टम को हैक करके उनकी जगह का पता लगाना बहुत आसान था। उसके बाद तीनों घने कोहरे का फायदा उठाकर छिप जाते हैं। जब वे छोटे दुश्मनों को खत्म कर देते हैं तो सीधे जेलर नॉय की तरफ बढ़ते हैं। एंजेलो और गई जोश में उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। पीछे से के जेलर नॉय के पीछे के दो लोगों को मार देता है। किन्बू की तलवार सबसे पहले उससे टकराती है। थम थुओंग उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन उसे गोली लगती है और वो बच निकलता है। जेलर नॉय किन्बू को गोली मारना चाहता है, लेकिन थम थुओंग वापस आकर उसकी बंदूक को काट देता है। हालांकि दोनों तरफ से हमला होता है, फिर भी वो उनका सामना कर पाता है। उसकी तलवार बहुत मजबूत थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन जब वे लड़ रहे थे तो उसकी अमाई हिलना बंद कर देती है। गसी पीछे हटने का फैसला करता है क्योंकि उसे मारने का कोई फायदा नहीं था। जेलर नॉय गुस्से से उन्हें देखता है। ये एक रईस के लिए अपमान जैसा था। इसी बीच उसकी अमाई पर लगी तलवार और कवच टूटकर बिखर जाते हैं। सिपा के ग्रुप की तरफ लौटते हैं। कोनो के ग्रुप को बाकी सेना के साथ मिलाने के बाद वे एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। तीनों कमुई के ग्रुप से मिलने के लिए जहाज पर चले जाते हैं। इस मिशन के बाद गासी पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया था। थोड़ी देर बाद सिपा का ग्रुप मेंटेनेंस टीम से मिलता है, लेकिन उन्हें मेंटेनेंस के लिए देने से पहले सिपा किन्बू को नहलाने की इजाजत मांगता है क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया था। दूसरी तरफ एचडी के पास गोबेल किसी तरह उससे संपर्क करता है और उसे एक डील की पेशकश करता है। वो अपनी पहचान नहीं बताता, सिर्फ ये कहता है कि वो एक व्यापारी है और जो चीज वो बेचता है वो जानकारी है, यानी गोस्ट की जगह। अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए गोबेल एचडी की, सोफिया की और एचडी के दोस्तों की सारी जानकारी बता देता है। एचडी गोबेल से इसकी कीमत पूछता है तो वो कहता है कि उसे पैसा नहीं चाहिए, वो इसे उनके भविष्य के रिश्ते में निवेश मानता है। ये कहकर वो चला जाता है और एचडी को जानकारी भेज देता है। एचडी तुरंत उसे इंटेलिजेंस एनालिसिस ब्यूरो को दे देता है। वहीं आयु को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से तीनों पायलटों की हालत के बारे में पता चलता है। ये सुनकर वो तीनों को कुछ दिनों के लिए आराम करने देता है। कॉल काटने के बाद अडू को एक और मेहमान के आने की खबर मिलती है। पायलटों के ग्रुप की बात करें तो वे अपनी अमाई को ठीक करते हुए भविष्य के बारे में बात करते हैं। जापान को फिर से बनाने के बाद वे क्या करेंगे। सायोन अपने घर पर मिट्टी के बर्तन बनाने की वर्कशॉप फिर से बनाना चाहती है। गासी अभी भी अपने पिताजी का बदला लेना चाहता है। यह सुनकर सिपा वादा करता है कि वो गोस्ट को हराने में उसकी मदद करेगा। सायोन भी मदद करना चाहती है। गासी जवाब नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। जेलर नॉय की बात करें तो उन छोटे छोटे बच्चों से मात खाने के बाद वो कमांडर को रिपोर्ट करता है और आयाटा संगठन का पीछा करने वाली टीम में जाने की इजाजत मांगता है। उसका बॉस उसकी मांग मान लेता है। अडू फिर से कमुई से मिलता है। कमुई अडू को एशियाई फौज के कुछ सैनिकों की तस्वीरें दिखाता है जिन्हें बिना किसी वजह के चोट लगी थी। हो सकता है कि उन पर किसी और देश की सेना ने हमला किया हो।
इसे छोड़कर अडू कमुई को जापान का मौजूदा नक्शा भी दिखाता है। इस पर 4 ताकतों का कब्जा हो चुका है। अगर वे अपना मिशन जारी रखते हैं तो भविष्य में आयाता के कंट्रोल वाले इलाके बढ़ जाएंगे। नाम के लिए वे उत्तरी अमेरिका के गठबंधन नॉर्थ अमेरिकन अलायंस के हैं, लेकिन असल में जापान के पास अपना शासन है। लेकिन एक बात एचडी को बहुत हैरान करती है, इन चारों ताकतों ने जापान पर कब्जा करने के दौरान कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं की। लेकिन हाल ही में एक बड़े धमाके ने इसे पूरी तरह बदल दिया है, जो है असली एमआई केनबू। असल में केनबू के अंदर जो एआई है वो खुद ही सीख रहा है और विकसित हो रहा है, क्योंकि घोस्ट के पास भी ऐसा ही एआई है। ये गई से भी बेहतर है और एचडी जितना इस बारे में सोचता है उतना ही वो इसे पाना चाहता है। वो गोबेल के साथ काम करने का फैसला करता है क्योंकि ये दोनों के लिए फायदेमंद है। थोड़ी देर बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो से जानकारी मिलती है कि घोस्ट अभी भी एशियाई सहकारी के इलाके में है और इसकी विश्वसनीयता 90% है। चूंकि वो पुरानी रणनीति के हिसाब से काम कर रहा था, इसलिए एचडी को उससे लड़ने के लिए एक नया तरीका बनाना होगा। वो सोफिया से पूछता है कि क्या इंटेलिजेंस को सिपा के ग्रुप की जगह का पता चला है। वो कहती है कि वे बहुत पहले ही गायब हो गए थे और अंदाजे से उनके पास जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद एचडी अपने दोस्त जोई और सोफिया के साथ बाहर ताज़ी हवा में जाता है। वहीं सिपा की बात करें, मिजुरु के साथ केनबू को ठीक करने के बाद वो सायोन और गासी के साथ भेस बदलकर बाजार जाते हैं। वहां पहुंचकर वे खरीदारी के लिए अलग हो जाते हैं। सिपा इतने ज्यादा लोगों को देखकर थोड़ा हैरान होता है और गलती से वो हैटी से टकरा जाता है। सिपा माफी मांगता है और जल्दी से वहां से चला जाता है, लेकिन हैटी को उसकी आवाज याद रहती है। हैटी अपने दोस्त जोई को उसका पीछा करने और आवाज से मिलान करने के लिए कहता है। शाम तक जब उनकी खरीदारी पूरी हो जाती है तो मिजुरु उनसे मिलती है और उन्हें आराम करने के लिए गर्म पानी के झरने पर जाने को कहती है। वहां पहुंचकर वे लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग सेक्शन में चले जाते हैं। सिपा को हैटी को वहां देखकर हैरानी होती है। बिना समय बर्बाद किए हैटी बताता है कि वो उत्तरी अमेरिका की सेना का सैनिक है और फिर वो घोस्ट को पकड़ने के अपने मिशन के बारे में बताता है जिसमें वो नाकाम रहा। फिर वो घोस्ट की जगह बता देता है। ये बात गैसी को बहुत परेशान करती है और बिना उन्हें कुछ भी पूछने का मौका दिए हैटी जोई के साथ चला जाता है। लड़कियों की तरफ सोफिया भी यही बात बताती है। उस रात घोस्ट फिर से एशियाई सेना के बेस पर हमला करता है, जिससे भारी नुकसान होता है। अगले दिन सिपा का ग्रुप घोस्ट की जगह और हैटी के बारे में अडू को बताता है। गासी तुरंत वहां जाकर अपने पिताजी का बदला लेना चाहता है। सिपा भी उसकी मदद करेगा क्योंकि उसे भी अपनी बहन रीसा का बदला लेना है। हालांकि अडू उन दोनों को इंतजार करने के लिए कहता है जब तक कि ये जानकारी सच साबित नहीं हो जाती। उस वक्त से गासी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है। 2 दिनों के बाद उन्हें जानकारी मिलती है कि घोस्ट ओकिनोशिमा में है। उसने एशियाई सेना के अड्डों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया था। अगर घोस्ट मुख्य भूमि पर हमला करता है तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए तट पर वापस जाना होगा। फिलहाल घोस्ट खुद को ठीक करने के लिए सो रहा है कि बताता है कि ओकिनोशिमा में जापानी लोग हैं जिन्हें एशियाई फौज ने पीछे छोड़ दिया था। अब घोस्ट को हराना सीधे तौर पर उन लोगों और जापान की हिफाजत से जुड़ा है। अडू उसके बाद तीनों को उन लोगों को बचाने और घोस्ट को हराने का काम देता है। योजना में 2 ग्रुप शामिल थे। ग्रुप ए लोगों को निकालेगा और ग्रुप बी, जिसमें तीनों पायलट शामिल हैं, वहां हमला करेगा जहां घोस्ट सो रहा है। काम पर सहमति होने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ए द्वीप पर लोगों को निकालने के लिए काम करता है, जबकि ग्रुप बी लड़ने के लिए ट्रेनिंग करता है। जल्द ही योजना शुरू हो जाती है। उसी रात बहुत से जहाज ओकिनोशिमा की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप ए किनारे पर जाता है और लोगों को जहाजों में ले जाने लगता है, जबकि ग्रुप बी घोस्ट की जगह की तरफ बढ़ता है। हैटी एक जगह पर बैठकर खामोशी से सब देखता है। घोस्ट कब का जाग चुका था और वो एशियाई फौज के बचे हुए सैनिकों का शिकार करने लगता है। वो 2 अमाई को तबाह कर देता है और उस कमांडर पर हमला करता है जिसने सिपा से लड़ाई की थी। तभी सिपा का ग्रुप उस पर हमला करने पहुंचता है। तीनों उसे एक दूसरी जगह ले जाते हैं और हमला करते हैं। घोस्ट को पता था कि सायोन को उसकी लड़ने के तरीके की आदत नहीं है, तो वो बार बार उसके करीब आता है। केनबू उसकी मदद के लिए आता है। गासी रणनीति बी में बदलने को कहता है। तीनों उसे एक खुली जगह पर ले जाते हैं। थम थुओंग ऊपर से उनकी मदद के लिए आता है। केनबू वापस घोस्ट से लड़ने जाता है, लेकिन घोस्ट के पास अब 4 हाथ थे, जिससे सिपा हैरान रह जाता है और उसे नुकसान होता है। जोहान मदद के लिए गोली मारता है, जिससे वो दोनों का ध्यान खींचता है। फिर थम थुओंग उसे इलेक्ट्रिक जाल से फंसा लेता है। जोहान उसे खत्म करने के लिए गोली मारता है, लेकिन घोस्ट अपने पैरों के तारों से हमला करता है और जाल को तोड़ देता है। वो आगे बढ़ता है और जोहान का सिर पकड़ लेता है। केनबू उसके हाथ को हटा देता है और थम थुओंग एक बार फिर से इलेक्ट्रिक जाल चलाता है। तीनों पीछे हटकर अपनी रणनीति पर बात करते हैं। घोस्ट की ताकत बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से बढ़ गई थी। वो बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। विकसित होने की बात सुनकर सिपा को कुछ याद आता है। घोस्ट पीछे से उनका पीछा करता है। सिपा गासी से रणनीति ए को लागू करने के लिए कहता है। केनबू उसे पहाड़ की चोटी की तरफ पीछा करने के लिए उकसाता है।
गई गोला बारूद गोदाम का पता लगाता है और उसे उसके अंदर खींच लेता है। थम थुओंग उन्हें वहां रोक लेता है। सियोन 2 जाल से उसे गोदाम में फंसा लेती है। दूर से गासी निशाना लगाता है और उसकी गोली गोला बारूद के डिब्बों में लगकर एक चेन रिएक्शन बनाती है जिससे पूरा इलाका उड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे खुश होते, गोस्ट आग के बीच में खड़ा होता है। हालांकि वे हताश नहीं होते और एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन केनबू को मुक्का लगता है और थम थुओंग को एक तरफ खिलौने की तरह फेंक दिया जाता है। गासी उन दोनों को ट्रेनिंग की तरह मिलकर लड़ने के लिए कहता है। हाटी इस लड़ाई को दूर से देख रहा होता है। अगर कोई भी जीतता है तो उसे फायदा होगा। अगर सीपा जीतता है तो गोस्ट को मारने का मिशन पूरा हो जाएगा। अगर घोस्ट जीतता है तो वो गई को रिसर्च के लिए ले लेगा। ग्रुप ए लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लेता है और उन्हें एशियाई फौज के बचे हुए सैनिक भी मिलते हैं। लड़ाई पर वापस आते हैं। तीनों बहुत अच्छे से मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा हमले के बाद भी गोस्ट पर कोई असर नहीं होता। वो उड़कर जोहन की बंदूक को तोड़ देता है ताकि वो आगे हमला न कर सके। गई को शक होता है कि ये एआई खुद से नहीं लड़ रहा बल्कि इसे कोई पायलट चला रहा है। 3 के मुकाबले 1 होने पर भी जीतने का मौका सिर्फ 50% है और ये समय के साथ कम होता जा रहा है। तभी कोनो उन्हें कॉल करता है और उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि उनकी योजना का आधा हिस्सा सफल हो गया था। लेकिन सीपा मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि गोस्ट उन्हें नहीं छोड़ेगा। वो कोनो से कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा और उसे चिंता न करे। यह सुनकर कोनो कहता है कि वो कुछ और मदद भेजेगा। उसके बाद तीनों एक साथ हमला करते हैं। गोस्ट केनबू को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और थम थुओंग को जमीन पर पटक देता है। फिर वो थम थुओंग का हाथ तोड़ देता है और जोहन का पैर पकड़ लेता है। सायोन सिर्फ गैसी को बचा पाती है। दोनों छिप जाते हैं। केनबू दूर से गोस्ट को देखता है। वे थर्मल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि वो अपनी पूंछ से ऊर्जा ले रहा है। ये वजह थी कि वो उनसे लड़ सकता था जबकि वे थक गए थे। ये उसकी कमजोरी थी और अगर वो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकालता तो वो जल्द ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। तीनों फिर से मिलकर एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं। जोहान और थम थुओंग अपनी सारी ऊर्जा केनबू को देते हैं ताकि सीपा गोस्ट को हरा सके। उसके बाद केनबू गोस्ट से लड़ना जारी रखता है। थम थुओंग और जोहान हमले के लिए जगह ले लेते हैं। सीपा गोस्ट को एशियाई फौज के अमाई गोदाम में खींचता है ताकि वो हमला कर सके। वो गोदाम में चला जाता है और दूसरी अमाई को सिपा पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन केनबू बाहर कूद जाता है और गोदाम में धमाका कर देता है। यकीनन वो अभी भी खड़ा होता है। तभी उसे पता चलता है कि दोनों अपनी जगह पर आ गए थे, लेकिन केनबू कमजोर होता जा रहा था। इस पर गई ने अपनी हदें तोड़ने का फैसला किया। सिर्फ यही तरीका था जिससे वे गोस्ट को हरा सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वो मान जाता है। अपनी हदें तोड़ने के बाद केनबू तेज हो जाता है और गोस्ट का एक हाथ काट देता है। दोनों बराबरी से लड़ते हैं। केनबू गोस्ट को जलते हुए इलाके में खींचता है। सिपा और गई गोस्ट को लगभग बिना किसी विरोध के मारते हैं। जब वो उसका एक और हाथ तोड़ता है तो थम थुओंग कूदकर गोस्ट का सिर काट देता है। दूर से जोहान उसकी ऊर्जा वाली पूंछ को तोड़ देता है। गोस्ट नीचे गिर जाता है और केनबू उसे खत्म करने के लिए आता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है और केनबू का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। गोस्ट भी ज्यादा गर्म हो जाता है। कुछ ही मिनटों में वो ज्यादा गर्म होकर फट जाएगा, लेकिन गोस्ट गर्मी कम करने के लिए समुद्र में कूद जाता है। ऐसा होने से रोकने के लिए केनबू उसे रोक लेता है। वो ये नहीं होने देगा कि रीसा के साथ जो हुआ वही गैसी के पिताजी का बदला लेने के लिए हो। सीपा ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया ताकि वो अपने प्रिय लोगों को बचा सके। अपने आखिरी पलों में सिपा और गई ने एक दूसरे से बात की। चाहे कुछ भी हो जाए वे अंत तक एक साथ रहेंगे। यह कहने के बाद गई का कनेक्शन टूट जाता है। सिपा उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे दिखाया कि दुनिया में अभी भी बहुत अच्छी चीजें हैं। फिर दोनों गोस्ट के साथ फट जाते हैं। ग्रुप ए लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लेता है। जब आडू को पता चलता है कि एक पायलट का सिग्नल चला गया है तो माहौल उदास हो जाता है। जब वे जांच करने जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन वे ज्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास अभी भी काम था। सायोन और गसी सिपा को अलविदा कहते हैं और चले जाते हैं। इस बीच एचडी को गोस्ट के कुछ हिस्से मिलते हैं। उसे और भी ज्यादा हैरानी होती है कि उसका एआई अभी भी सही सलामत है। एनीमे का पहला सीजन यहीं खत्म होता है।